हेलो फ्रेंड्स, IAS PCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपको अपडेटेड PT 365 पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको कल की क्लास में एक ही क्लास में पॉलिटी एंड गवर्नेंस को ख़त्म करा दिया था। आज दूसरी क्लास है, इसमें हम लोग पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। साथ बने रहिए, 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी, जिसमें मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की पूरी टॉपिक को कवर करा दूंगा विथ वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है जिसमें है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो बहुपक्षीय संगठन है उससे जुड़े हुए जो खबरें होंगी जनवरी से लेकर के मार्च में इसमें कंपाइल की गई हैं। इसमें से बहुत सारे जो खबरें हैं उसको मैंने आपको ऑलरेडी मंथली मैगजीन में पढ़ा दिया है, उसका रिपीटेशन है ये। जो लोग नहीं पढ़े होंगे PT के माध्यम से वो लोग कवर कर लेंगे। पहला टॉपिक है क्वाड। सुर्खियों में क्यों रहा? हाल ही में जो अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसने स्ट्रेंथ US ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान कोऑपरेशन या स्ट्रेंथिंग द क्वाड एक्ट को पारित किया, यानी कि क्वाड को किस तरह से मजबूत किया जाए उसके लिए कानून पारित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि जो क्वाड के चारों सदस्य हैं उनके बीच में हमें सहयोग को मजबूत कर देना है, और जब सहयोग मजबूत होगा तो एक इंडिपेंडेंट, खुला, ओपन, समावेशी, इंक्लूसिव और लचीलेपन जो है उसी लचीले और सुव्यवस्थित जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, इसको हम लोग जो है ये ग्लोब में इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको खुले तौर पे, समावेशी तौर पे, स्वतंत्र तौर पे और लचीले तौर पे व्यवस्थित तरीके से उसका हम लोग बढ़ावा दे सकेंगे। अब इसमें जो है इसके लिए क्या बनाया जाएगा, क्वाड इंटर जो है पार्लियामेंट्री ग्रुप बनाया जाएगा, वर्किंग ग्रुप बनेगा, इंटर पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप, जो करेगा क्या कि USA, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच में घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा करेगा। ठीक है, यही बात इसमें न्यूज में है। अब क्वाड के बारे में आप जानते ही हैं, ये एक क्या है कि जो समान विचारधारा वाले जो 4 देश हैं उनका एक सदस्य है, एक मंच है, औपचारिक मंच है, अनौपचारिक तौर पे, अनऑफिशियल, जिसमें USA है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ठीक है, जो करता क्या, इसका उद्देश्य यही है कि वैश्विक कल्याण के लिए ये जोर देता है, खुले, समावेशी और जो स्वतंत्र हिंद जो प्रशांत क्षेत्र है उसका समर्थन करता है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अगर कार्य देखा जाए तो क्वाड का जो बिहेवियर मतलब जो एकदम मेन काम होता है ना, वर्क जो होता है, वर्क कौन करता है, तो 6 कार्य क्षेत्र, उसमें 6 लीडर वर्किंग ग्रुप है, 6 लीडर वर्किंग ग्रुप है, उसी के माध्यम से सारे कामों को वहाँ पे जो है संपन्न कराया जाता है। कुछ पहल इसमें की गई हैं क्वाड के द्वारा। तो 6 लीडर वर्किंग ग्रुप है जो क्या करता है कि जलवायु, जो भी टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही हैं उनकी, साइबर सिक्योरिटी, स्वास्थ्य सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अच्छा स्पेस के जो सेक्टर हैं उसमें क्या करता है, ये काम करता है, और क्वाड यानी कि चारों देशों के बीच में सहयोग को मजबूत करता है। ठीक, 2023 में एक विजन स्टेटमेंट भी जारी किया गया था, इसका एंड्यूरिंग पार्टनर फॉर द इंडो पैसिफिक इसका टॉपिक था। अगर देखा जाए तो मतलब वित्त पोषण के लिए, इस वित्त पोषण का जो मुद्दा होता है फाइनेंस का, सबसे बड़ा मुद्दा होता है, इसके लिए जो है क्वाड डेब्ट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल बनाया गया है। ठीक, जो रणनीतिक टेक्नोलॉजीज है, स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने के लिए क्वाड इन्वेस्टर नेटवर्क बनाया गया है, और क्यू चैम्प नामक पहल शुरू की गई है, किस लिए, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग को बढ़ाने के लिए। ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ। सुर्खियों में क्यों रहा कि लंदन घोषणा पत्र पे जो हस्ताक्षर थे उस पर 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और 26 अप्रैल 1949 को लंदन घोषणा पत्र पे सिग्नेचर हुआ था, और इसी के साथ मॉडर्न जो है एक तरह से राष्ट्रमंडल देशों का जो आधुनिक राष्ट्रमंडल जो है उनकी स्थापना हुई थी, जो है मॉडर्न कॉमनवेल्थ नेशंस की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रमंडल है क्या, तो जो भी ब्रिटिश उपनिवेश थे, ठीक है, जो ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन देश थे, उनका एक जो है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, स्वैच्छिक तौर पे, मतलब कंपलसरी नहीं है, स्वैच्छिक तौर पे क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशंस था। जो कौन थे, जो ब्रिटिश के उपनिवेश देश थे। ये इसमें क्या होता है, इसमें ये देश जो है लोकतंत्र के लिए, व्यापार के लिए, जो क्लाइमेट चेंज के लिए, इन मुद्दों पर आपस में सहयोग करते हैं, इसी के लिए बना था। ठीक है, उत्पत्ति ये आप जानते होंगे 1926 में इंपीरियल कॉन्फ्रेंस में हुई थी, इसको मैंने मंथली मैगजीन में कराया भी था। भारत भी जो है स्वतंत्रता जो के बाद 1947 में एक गणतांत्रिक राज्य बन चुका था, किंतु जो है वह राष्ट्रमंडल का सदस्य भी बना रहना चाहता था। ठीक है, इसी के बाद जो है लंदन घोषणा पत्र को अपनाया गया, इसके 75 वर्ष पूरे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें इसी जो लंदन घोषणा पत्र था, इसी के माध्यम से जो है आधुनिक राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई। इसमें जो शुरुआत में भारत सहित 8 सदस्य थे, वर्तमान में कितने हैं, भारत सहित टोटल कितने हैं, 56, टोटल 57 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, अगर नाउरू को देखा जाए सबसे छोटा है, और भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। सबसे जो राष्ट्रमंडल में सबसे जो नए देश जो हाल फिलहाल में शामिल हुए हैं,
जो कभी ब्रिटिश उपनिवेश तो थे नहीं, उसमें कौन कौन से, मोजाम्बिक, रवांडा, गैबान और टोगो थे। 2 वर्षों में एक बार इनकी बैठक होती है, यही आपको जानना है। अगर ये मतलब बस इतना आप जान लीजिए, बाकी चीज़ें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर देखा जाए तो राष्ट्रमंडल जो है वो यानी कॉमनवेल्थ है, वो विश्व की 14.5 ट्रिलियन इकोनॉमी का रिप्रेजेंटेटिव है। विश्व की 32% जनसंख्या यहीं से आती है। इतना ही आपको जानना है। राष्ट्रमंडल का कोई अपना चार्टर, संविधान, संधि कुछ है नहीं, ठीक है, ये बातें हैं आप। अच्छा, अब एक बात देखने हैं कि जैसे कि कुछ कुछ देशों को निलंबन भी हुआ है जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जैसे कि फिजी, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, मालदीव आदि के मामलों में, ठीक है। अभी देखा जाए नए सदस्य के तौर पे तो टोगो और गैबान, ये जो नए सदस्य हैं जो कभी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं थे, ये क्या है, इस जो नए सदस्य इसमें जुड़े हैं। और ये मतलब कहा जा सकता है कि ऐसे में कि जो कॉमनवेल्थ है वो कॉपरेशन का और डायलॉग्स का बेहतर मंच हो चुका है। भारत सबसे बड़ा सदस्य है और सबसे बड़ा चौथा योगदानकर्ता सदस्य भी है, ठीक है। बस इतना कम बहुत इनफ है, इसमें बाकी चीज़ें आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, इसको मैंने मंथली मैगजीन में पढ़ाया था। साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, सैसेक के बारे में। तो प्रधानमंत्री ने क्या किया कि सैसेक कॉरिडोर कनेक्टिविटी के रूप में आसाम में कई सारे जो उन्होंने परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। कई सारे जो है डेवलपमेंट वर्क्स की वहाँ पे आधारशिला कहाँ रखी गई, आसाम में रखी गई। तो सैसेक क्या है, तो 2001 में स्थापित हुआ था। क्या इस सैसेक, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल द्वारा एडीबी से अनुरोध के बाद, एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके अनुरोध के बाद 2001 में स्थापित हुआ था। इसका विज़न यही है कि हमारा जो साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में तो विकसित करना, लेकिन साउथ एशिया में हमें इंटर रीजनल व्यापार को और कॉपरेशन को बढ़ावा देना है। और म्यांमार के जरिए, जब हम देखेंगे आप भारत के मैप को, तो म्यांमार जो रीजन है इसके जरिए साउथ ईस्ट एशिया और चीन और वैश्विक बाजार तक कनेक्टिविटी विकसित करना है। इसमें सदस्य कौन से हैं वर्तमान में, तो बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, म्यांमार है, नेपाल है और श्रीलंका है, ठीक है। सैसेक के सदस्यों को आपको ध्यान देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें ज़्यादा न्यूज में नहीं रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख ली। अब इसमें के सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, इसमें कुछ और नहीं है। अब आता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सुर्खियों में क्यों रहा कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा कई सारी रिपोर्टें जारी की जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं उसको बताऊंगा आपको। अभी आपको थोड़ा सा कुछ और चीज़ों जान लो। इसका स्थापना जो विश्व जो आर्थिक मंच है एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में 1971 में हुआ था। और ये इसका मुख्यालय कोलोनी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक। हर वर्ष इसका दावोस में क्या होता है, इसकी बैठक होती है, आप जानते होंगे। विश्व जो आर्थिक मंच है उसका बैठक दावोस में आती है, जिसमें बहुत सारे जो बड़े लीडर्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो सीईओज होते हैं कंपनी के, वो लोग जाते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, ठीक। अब इसमें अगर देखा जाए तो कौन कौन सी रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। और ये यूपीएससी या यूपीपीसीएस के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो एक जगह इसने लिखा हुआ, इसको नोट कर लीजिए। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मिलता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल कॉपरेशन बैरोमीटर। इस पर मैंने रिस्क रिपोर्ट पे मैंने जो है इस पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है हाल फिलहाल में, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन में एडिटोरियल पेज पे था ये रिस्क पे, ठीक है। प्रमुख सूचकांक में क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स है और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है। ये जो है सूचकांक भी जो है WEF जो है प्रकाशित करता है। अभी इसने कुछ महत्वपूर्ण पहले की हैं, जिसमें कि री स्किलिंग रिवोल्यूशन है, जिसमें कि इसका लक्ष्य री स्किलिंग रिवोल्यूशंस का अर्थ यही है कि 2030 तक जो है हम 1 अरब लोगों तो क्या करेंगे, शिक्षा कौशल देंगे। एडिसन एडिसन अलायंस है, ये क्या करने के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और सोशल सर्विस अलायंस के लिए, सर्विस नेटवर्क अलायंस के लिए, ठीक है। अब ये क्या करेगा, डिजिटल इंक्लूजन लाएगा। इसके लिए क्या करेगा वो कि नेशन यानी राष्ट्रों के साथ और उद्योग के साथ मिल करके काम करेगा। ये इसका पहल है एडिसन अलायंस का। चूँकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूपीएससी 2023 में सवाल पूछ चुका है, तो एडिसन को भी ध्यान देना है कि किसका अलायंस है ये, तो ये आपका WEF का है, ठीक है। चीज़ों को देख लो। फास्ट मूवर कोलिशंस हैं, ये कंपनियों का वैश्विक पहल है। जो 7 जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये कि 7 जो है औद्योगिक क्षेत्र, कौन कौन सा, तो आपको ध्यान देना इसमें कि जो एल्युमिनियम, विमानन, रसायन, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील और ट्रक क्षेत्र, ये 7 क्षेत्र जो हैं, इनमें क्या करेगा, जो इन क्षेत्रों का डीकार्बनाइजेशन करेगा, जिससे क्या होगा कि जो मतलब जो
होता है ना कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा होता है, इससे वो कमी आएगी, वैश्विक पहल है इसमें, ठीक है। और इसके बाद है नेट जीरो इंडस्ट्री ट्रैकर, ये भी एक क्रॉस सेक्टोरल फ्रेमवर्क है जो डीकार्बोनाइजेशन पे काम करता है, प्रगति पे, व्यापार के लिए सुविधा के लिए एक वैश्विक गठबंधन भी बनाया गया है। तो ये चीज़ें कुछ जो हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने किया हुआ है। नेक्स्ट आता है कि अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ अन्य ऑर्गेनाइजेशंस जो इंपॉर्टेंट न्यूज में रहे हैं। तो भारत ने जो पहला है यूएफसी मॉडल, यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंसस मॉडल। तो भारत ने यूएन में यूएफसी मॉडल की आलोचना कर दी है। यह मॉडल, यूएफसी मॉडल क्या करता है कि जो यूएन का जो यूएनएससी है, यूएनएससी उसमें सुधारों का विरोध करता है। यानी जो यूएफसी मॉडल है इसे 1990 में बनाया गया था, कॉफ़ी क्लब के नाम में जानते हैं इसमें। तो इसमें अगर इसका उद्देश्य अगर देखा जाए तो इसमें 12 सदस्य हैं और 2 पर्यवेक्षक है, P5 देश, यानी जो अस्थायी सदस्य पहले से हैं P5, उसके बाद उसमें इटली, तुर्की, पाकिस्तान हैं। ये लोग क्या करते हैं कि भारत क्या बोलता है, भारत का ये सीधा सीधा है कि आप यूएनएससी में सुधार करो, उसमें बदलाव आना चाहिए समय के साथ, और हमें भी इसमें स्थान प्रदान करो। लेकिन जो ये यूएफसी मॉडल है वो क्या करता है, इसकी आलोचना करता है कि नहीं जो है वो ठीक है। ये क्यों करते हैं, इसमें P5 सदस्य हैं जो पहले से हैं, वो चाहेंगे नहीं कि अन्य लोग आएँ, जिससे क्या होगा कि पूरी विश्व व्यवस्था बदल जाएगी, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये लोग चाहते नहीं हैं। अब भारत को कौन नहीं चाहेगा, भारत को पाकिस्तान नहीं चाहेगा, पक्का विरोध करेगा। इसी तरह तुर्की, इटली है, ये सब। चाइना तो वैसे भी नहीं चाहेगा भारत के लिए। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं ये जो, ठीक है। तो अभी इसका आता है CSTO, इसको मैंने आपको पढ़ाया भी था मंथली मैगजीन में कि अर्मेनिया ने रूस के नेतृत्व वाले जो सुरक्षा ब्लॉक है CSTO, उससे भागीदारी वापस ले ली है। CSTO का मुख्यालय कहाँ पे है, मॉस्को में है, ठीक। अब इसमें उत्पत्ति कब हुई थी, 1992 में ताजिकिस्तान यानी जो ताशकंद यानी कि उज्बेकिस्तान में जो एक जो जगह है, ठीक है, वहाँ पे जो है हस्ताक्षरित संधि से हुई थी। और इसके बाद जो है इसमें कौन कौन से अजरबैजान, जॉर्जिया और बेलारूस जो है इसमें शामिल हुए थे। वर्तमान में 6 सदस्य हैं, इसमें आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और बेलारूस, ठीक। आर्मेनिया जो इसने अपनी भागीदारी वापस ली इसलिए न्यूज़ में रहा, ठीक है। 2023 में बेलारूस ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब इसका उद्देश्य क्या था कि हमें राष्ट्रीय और सामूहिक तौर पे हमें सिक्योरिटीज़ को इंश्योर करना है, हमें पॉलिटिकल और जो मिलिट्री जो है सहयोग को बढ़ाना है, इंटरनेशनल लेवल पे जो सिक्योरिटी लेवल है, सिक्योरिटी वाली चीज़ें हैं, या फिर जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर हमें क्या करना है, समन्वय बनाना है, और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन एक मैकेनिज्म बना करके हमें कार्य करना है। इंटर गवर्नमेंटल सैन्य ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ये ध्यान देना है कि ये जो पूर्व सोवियत गणराज्य थे उनके बीच में इंटर गवर्नमेंटल जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आता है नेक्स्ट SCO स्टार्टअप फोरम। तो अभी ये न्यूज में रहा, तो इंपॉर्टेंट है सब चीज़ें, क्योंकि देखिए जो कुछ SCO वगैरह के लिए होती हैं वो पूछता है सवाल। तो SCO स्टार्टअप फोरम का जो आयोजन कहाँ पे हुआ, चौथा संस्करण, तो नई दिल्ली में हुआ। करता क्या है ये कि जो भी SCO के सदस्य उसके बीच में स्टार्टअप्स का इंटरेक्शन करेगा, इनोवेशन के लिए परिवेश को बढ़ावा देगा, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगा, ठीक है। सितंबर 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में क्या हुआ था, इसका गठन किया गया था, किसका, जो स्पेशल वर्किंग ग्रुप फॉर द स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, SWG का गठन हुआ था समरकंद में। अब इसकी अध्यक्षता जो होती है SWG की, अस्थायी तौर पे कौन करेगा, भारत ही करेगा, ठीक। ये SCO के देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। अब आता है नेक्स्ट कि इकोवास, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। तो बुर्किना फासो, आपको करना क्या है, आप अफ्रीका का मैप जरूर रखिए। अभी मैं नीचे मैपिंग कराऊंगा, तो आप अफ्रीका का मैप रखिएगा, और अफ्रीका के मैप में जितने देश हैं जो इसमें न्यूज़ में रहे हैं उनको आपको जो है नोट करना। ये मैंने मंथली मैगजीन में जब पढ़ाया था तभी भी आपसे बोला था कि यहाँ से सवाल बन सकते हैं, आपको नोट करने हैं, प्रॉपर कई बार देखने हैं। कई बार आप मैप को 3-4 बार अगर आप खुद देखो तो आपको जो है लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो एक पिक्चर बन जाएगा उसका। तो बुर्किना फासो को देखना है, माली को देखना है, नाइजर को देखना है। इसमें जो है पश्चिमी अफ्रीकी देश, जो अफ्रीका का पश्चिमी तट है, उधर से जो पश्चिमी देश है उनका समूह है इकोवास, उससे बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। इसका मुख्यालय कहाँ पे इकोवास का, तो आबूजा में। आबूजा कहाँ पे पड़ता है, तो नाइजीरिया में, ठीक है, नाइजीरिया में। तो ये आपको ध्यान देना है। इसमें 15 सदस्यों का ये रीजनल ग्रुप है, जो इसमें बुर्किना फासो, माली, नाइजर भी शामिल थे। लागोस की संधि से इसकी स्थापना हुई थी। इसमें अन्य जो देश हैं ये छोटे छोटे देश हैं। UPSC इस समय ट्रेंड उठाकर देख लो 4 साल का, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप पर ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। इस साल भी वही स्थितियाँ रहेंगी, अफ्रीकी महाद्वीप पे ज़्यादा फोकस करेगा। और ये तो इम्पॉर्टेंट है, बेनिन,
काबो वर्डे, कोटे डी आइवर, गैम्बिया, घाना, गिनी, गिनी बसाऊ, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सियरा लियोन, सेनेगल और टोगो। इन सभी देशों को आपको इनके कैपिटल को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको क्या करना है, प्लेसों को देख लेना है मैप उठा करके। ठीक, अब इनका उद्देश्य क्या था इसके बीच में कि सहयोग बढ़ाया जाएगा, एकीकरण बढ़ाया जाएगा और वेस्ट अफ्रीका में जो है आर्थिक संघ की स्थापना की जाएगी। ठीक है, बस इतना आपको जानना है। नेक्स्ट आता है अफ्रीका क्लब। अफ्रीका क्लब ये इंपॉर्टेंट है कि अफ्रीकी संघ ने 37वां शिखर सम्मेलन था, उसमें अफ्रीका क्लब की स्थापना की है। ठीक, अब इनको क्या बोला जाएगा, अलायंस ऑफ द अफ्रीकन मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कहा गया है। अब ये करेगा क्या है कि जो भी अफ्रीकी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान हैं उनको, उनका गठबंधन स्थापित करेगा, नवीन वित्तीय साधन यानी कि प्रस्तुत करेगा, फाइनेंस का एक नया मैकेनिज्म प्रस्तुत करेगा, जो ऋण है, जो कर्ज है, उसका प्रबंधन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, तो अफ्रीकन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, ट्रेड डेवलपमेंट बैंक है, अफ्रीकन फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और अफ्रीकन री इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। सभी जो मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए ये खुला हुआ है, अफ्रीका क्लब है। जैसे कॉफ़ी क्लब था, जैसे अफ्रीका क्लब ये एक तरह से खुला है। ठीक, तो ये हमने देख लिया। अब आते हैं कि सुर्खियों में कौन कौन से स्थल जो हैं वो रहे हैं, वो हमें देखना ज़रूरी होता है। भारत और उसके पड़ोसी तो इम्पॉर्टेंट है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को आप जानते होंगे, ये मंथली मैगजीन में मैंने आपको पढ़ाया भी है। कालादान मल्टी मॉडल जो ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट है। तो म्यांमार के विद्रोहियों की न्यूज में रहा कि म्यांमार के विद्रोहियों ने पलेतवा शहर पे जो है उसने कब्जा कर लिया। ये पलेतवा शहर को आप देख रहे होंगे इसमें, तो ये इसी शहर पे क्या किया है, विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। तो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है इसके रूट में है पलेतवा शहर आता है। ऐसे में इस पर जो है क्या पड़ेगा, एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये परियोजना लेट हो सकती है या फिर इस पर कनेक्टिविटी पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है ट्रांसपोर्ट वाला, ये म्यांमार और भारत के बीच में आप जान रहे होंगे, म्यांमार और भारत के बीच में कनेक्टिविटी देता है। ठीक है, जिसमें कि आपका कोलकाता है पूर्वी बंदर, इसमें इसके म्यांमार के सीतवा बंदरगाह, इसके बीच में जो है कनेक्टिविटी, और फिर पूर्वोत्तर भारत के आइजवाल से शुरू होकर के फिर जो है यहाँ पे सीतवे तक कनेक्टिविटी, दो कनेक्टिविटी के रूट्स, जो एक सी रूट्स और एक लैंड रूट्स, दो स्थापित करने की यहाँ पे बात होती है। ठीक है, इसके 4 चरण भी हैं कि जैसे बंगाल की खाड़ी होते हुए कोलकाता से सीतवे बंदरगाह तक एक होगा 539 किलोमीटर का। फिर सीतवे से आपका पलेतवा अंतर्देशीय कालादान नदी है, जो कालादान नदी है वहाँ पे कालादान रिवर जेट्टी है ना, यहाँ तक का एक जो बनेगा, इस पे ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बनेगा। दूसरा चीज़ है कि पलेतवा से मिजोरम में एक जो है इसमें चौकी बनेगी, और फिर मिजोरम में लॉन्ग टाई की सीमा तक जो है इसमें एक हाईवे बनेगा। तो ये 4 जो है इसमें चरण थे, और इसमें मैप में आपने देख लिया कि पलेतवा शहर पे इसने कब्जा किया है, इसलिए इस पर प्रभाव पड़ सकता है। अब आते हैं साउथ ईस्ट एशिया। थोड़ा सा मैं आपको इसमें से बता दूं, मैपिंग इससे पहले सब चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा, और मैं आपको वादा करता हूं कि मैपिंग की क्लास इतनी बेहतरीन क्लास आएगी, थोड़ा प्रीलिम्स वगैरह बीत जाए, मैं थोड़ा फ्री हो जाऊं। अभी मैं फ्री नहीं हूं, इलेक्शन के टाइम चल रहे हैं, मेरे पास वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, और प्रीलिम्स का पेपर के लिए आपको मैं मैपिंग पढ़ा रहा हूँ, मंथली मैगजीन मुझे कराना है। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे तो मैपिंग मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैपिंग के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसमें 3 न्यूज रहे हैं, न्यूज में 3 एरिया रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में, मैकांग नदी, टोकिंग की खाड़ी और इंडोनेशिया। 3 जो है ये जगह न्यूज में रहे हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। अब आते हैं, पहले हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं मैकांग नदी पे। मैकांग नदी जो है ये साउथ ईस्ट एशिया की जो है आपकी क्या है, सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी साउथ ईस्ट एशिया की। ठीक, अब इसका जो डेल्टाई क्षेत्र है वो क्या है, चावल के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं चावल का कटोरा। ठीक, ये चाइना से निकलती है, फिर बीच यहाँ पे म्यांमार इधर आएगा, म्यांमार, रुको यार थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, मैं टैब पे लिख नहीं पाता हूँ यार, समस्या ये चीज़ है ना, राइटिंग बन नहीं पाती है। चाइना से निकलती है, ठीक, ये रिवर ऐसे आएगी, फिर इसके बाद जो है ये इसका डेल्टाई क्षेत्र हो गया, इधर आपका म्यांमार पड़ेगा। ठीक, ये इधर रिवर ये मतलब मेकांग रिवर है, यहाँ पे लाओस पड़ेगी, लाओस, फिर यहाँ पे कंबोडिया पड़ता है, कंबोडिया, और फिर यहाँ पे वियतनाम पड़ता है। ठीक है, नीचे साउथ चाइना सी में जाकर नदी जो है मिल जाती है। अब आर्थिक और इसका सांस्कृतिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट की जो है मतलब साउथ ईस्ट जो एशिया है उसकी क्या बोलते हैं, गंगा बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया की गंगा बोलते हैं इसको। ठीक, जो कंबोडिया यहाँ पे पड़ रहा है इसकी कैपिटल है क्या, नाम पेन। ठीक है, इसका एक सिटी है
हो चिन मिन, हो चिन मिन, हो चिन मिन इसी नदी के किनारे स्थित है। और ये हो चिन मिन सिटी किसके लिए है? फूड प्रोसेसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, फूड प्रोसेसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जलयान उद्योग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, फिर आता है टोकिंग की खाड़ी। अब टोकिंग की खाड़ी जो है इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता है। इस टोकिंग की खाड़ी में क्या है कि चाइना जो है और वियतनाम इस पे दोनों लड़ते रहते हैं। ठीक, टोकिंग की खाड़ी ये एरिया है। इसमें अगर क्या है, ये जो है चीन की एक नदी है, उसका नाम है रेड रिवर, रेड RED, रेड रिवर। ठीक है, ये टोकिंग की खाड़ी में ही गिनती है। ठीक, अब इसका संबंध वियतनाम से भी है, और इसका कैपिटल जो है हनोई वियतनाम की उसी के किनारे भी है। ठीक, तो रेड रिवर टोकिंग की खाड़ी में गिरती है। टोकिंग की खाड़ी में समझेंगे क्यों न्यूज में रहा, और इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के बारे में समझेंगे। तो आते हैं हम आप लोग अपने जो है कंटेंट पे, मेकांग नदी पे न्यूज में क्यों रहा। संदर्भ पहले समझ लो कि मेकांग जो डेल्टा क्षेत्र है वो अपने जो है सलाइन वाटर के चलते, सलाइन वाटर का रिसाव हो रहा है, इसी कारण वियतनाम में जो है फसल की नुकसान हो रही है। ठीक है, वियतनाम में जो ये वियतनाम आप देख रहे होगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, फसल का नुकसान हो रहा है। और इसको बोलते भी हैं वियतनाम को, मेकांग नदी को, वियतनाम का चावल का कटोरा। ठीक, अब यहीं पे क्या है कि लाओस का लुआंग प्रबांग शहर है। लाओस आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लाओस है, इसका नाम शहर क्या है, लुआंग प्रबांग शहर। ये मेकांग नदी पे बांध का परियोजना है, उसके चलते खतरे का सामना करना पड़ा यहाँ पे। और लुआंग जो प्रबांग शहर है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। तो ऐसे में दो चीज़ें यहाँ पे न्यूज़ में, एक वियतनाम, दूसरा लाओस। तो आप जानते होंगे, मैंने आपको बताया भी कि मेकांग नदी जो है वो क्या है कि वो चाइना से उसका उद्गम होता है, तिब्बत के पठार से होती है, दक्षिण चीन सागर में विलीन हो जाती है, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम से होकर के बहती है। ठीक है, ये देख लिया आपने। राजधानी इंडोनेशिया, फिर इंडोनेशिया तक, इंडोनेशिया क्या, इसकी राजधानी जकार्ता है। न्यूज में क्यों रहा कि भारत और इंडोनेशिया ने अपने जो है राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। इसकी सीमाएं अगर आप देखो तो मलेशिया, आप मलेशिया को देख रहे हो, मार्क कर लो। ठीक, इसके बाद क्या है, पपुआ न्यू गिनी है, और फिर पूरा पूर्वी तिमोर, ईस्ट तिमोर। इसकी 3 सीमाएं लगती हैं, स्थलीय सीमाएं और जल निकाय में। तो ये मतलब कई सारे द्वीपों से मिलकर बना है। तो हिंद और प्रशांत महासागर में मुख्य भूमि, इसके समुद्री जगह, समुद्री पहुंची तो आपका ये सिंगापुर है। ठीक है, ये आपका फिलीपींस है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया भी है, और ये आपका यहाँ पे इंडिया भी है, इंडियन ओशन में। ठीक है, तो इंडिया है। 5 प्रमुख इसके द्वीप हैं। एक तो आपका सुमात्रा हो गया, ठीक, उसके बाद आपका सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, कालीमंतन हो गया, बोर्नियो द्वीप का, सुलावेसी हो गया, और पापुआ हो गया। ठीक, 3 इसका टेक्टोनिक प्लेट में स्थित है, भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई, यूरेशियाई और प्रशांत। इसी कारण से यहाँ पे कई बार क्या होता है कि ज्वालामुखी उद्गार जो है वो होते रहते हैं। जावा जो ट्रेंच है वो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है, और मरियाना ट्रेंच को आप जानते होंगे विश्व का सबसे बड़ा है। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु क्या है, जावा ट्रेंच। सबसे जो ऊंची चोटी इसकी है तो वो पूंजक जया है, पूंजक जया इसकी सबसे ऊंची चोटी है इंडोनेशिया की। तो इसको आपने देख लिया। टोकिंग की खाड़ी, तो चाइना ने क्यों न्यूज में रहा है कि टोकिंग की खाड़ी में यहाँ पे जो है अपनी बेस लाइन को रेखांकित किया है। UN क्लॉज का जो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं नीचे अभी मैं आपको UN क्लॉज पढ़ाने वाला हूँ, न्यूज में है वो, और भारत और श्रीलंका के कच्चातीव आइलैंड के विवादों में है, तो इसलिए उसको भी मैं बताऊंगा। तो उसी के लिए जो है अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सीमा निर्धारित करने के लिए जो है बेस लाइन का उपयोग होता है। तो बेस लाइन निर्धारित किया किसने, चाइना ने किया है। चाइना को में जो है इसको टोकिंग की खाड़ी को बेइबू खाड़ी भी बोलते हैं, बेइबू खाड़ी। ठीक है, टोकिंग की खाड़ी जो है नॉर्थ का वियतनाम, और नॉर्थ वियतनाम आप देख रहे हो, वियतनाम का नॉर्थ एरिया, ठीक है, दक्षिण चीन सागर के पास स्थित है। दोनों चीन और वियतनाम दोनों इस पे क्या करते हैं, अपना दावा करते हैं। ठीक, रेड नदी को मैंने बताया आपको कि रेड नदी जो है यहीं से निकलती है। ठीक, वहाँ से मतलब इस खाड़ी में मिलती है, और ये चाइना से निकलती है। ठीक है, चीन की नदी है ये रेड नदी। और वियतनाम का जो सिटी है, जो आपका इसी वियतनाम किनारे, होनोई, ये इसी जिस कैपिटल भी है वियतनाम का, इसी के किनारे है। ठीक है, तो आपने इसको देख लिया। अब आते हैं वेस्ट एशिया में। वेस्ट एशिया में मैंने आपको बताया भी, मैंने इस वेस्ट एशिया पे तो मैंने डिटेल में आपके शॉर्ट्स वीडियो, इतने सारे शॉर्ट्स वीडियो मैंने बना दिए, आप उसको देखो तो अभी आपके मैपिंग सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ईरान न्यूज में रहा है, जॉर्डन न्यूज में रहा है, और ये आपका ब्लू लाइन न्यूज में रही है, जो आपके जो है इसमें क्या बोलते हैं, आपका लेबनान की जो है सीमा निर्धारित करती है। ठीक, तो ईरान में देखना आपको, इसकी कैपिटल कहाँ पे है ईरान की, तेहरान में है। न्यूज में क्यों रहा कि कारामान शहर में विस्फोट हुआ, अभी आप जानते होंगे हाल फिलहाल में, भारत ने दुख जता लिया। अब ईरान के सीमावर्ती देश कौन से हैं, एक अफगानिस्तान हो गया, दूसरा पाकिस्तान हो गया, तीसरा तुर्कमेनिस्तान हो गया, चौथा जो है अजरबैजान हो गया, 5वां आर्मेनिया हो गई, 6वां तुर्की हो गया।
ठीक है, टर्की, और इसके बाद आपका इराक हो गया। ठीक है, ये आपके क्या हैं, इसके सीमावर्ती देश हैं। कुवैत वगैरह मत मार देना, ये गलत होगा। ठीक है, ये न्यूज़ कन्फ्यूज करने के लिए कुवैत एक बार पूछा हुआ सवाल में। इसकी प्रमुख जो श्रेणियां हैं, जाग्रोस श्रेणी को आप देखते होगे यहाँ पे, एल्ब्रूस है, और इसके बाद काकेकस है। ठीक है, तो ये 3 श्रेणियां हैं, और इसका सबसे उच्चतम जो बिंदु है वो कौन सा है, माउंट दमावंद है। इस बार सुप्त स्ट्रेटोवोल्केनो है एक तरह से। ठीक है, तो ये माउंट दमावंद क्या है, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। जॉर्डन को आप बताएं, जॉर्डन को मैंने आपको मैपिंग में शॉर्ट्स वीडियो में खूब पढ़ाया है। तो हाल ही में क्या हुआ कि पूर्वोत्तर जॉर्डन में सीरिया की सीमा के पास अमेरिकी सैनिक जो थे उस पर ड्रोन से हमला कर दिया गया। यहाँ पे एक जो है अमेरिकी बेस थी सीरिया की सीमा के पास, इसी पूर्वोत्तर जॉर्डन में ड्रोन से हमला किया गया। इसकी सीमाएं अगर देखो तो नॉर्थ में सीरिया, आप देख रहे हो सीरिया, पूर्व में इराक, साउथ और ईस्ट में दक्षिण में सऊदी अरब है, ये आप देख रहे होंगे, और पश्चिम में क्या है, इजराइल है, इसी से लगती है। प्रमुख नदी यहाँ पे मैंने बताया था कि जॉर्डन नदी है, यरमैक है और जारका है। इसका एकमात्र बंदरगाह कहाँ पे है, अल अकाबा है। अकाबा की खाड़ी से ये जो है लाल सागर में जॉर्डन को छोटी छोटी एक तटरेखा देता है, जॉर्डन के दक्षिण पश्चिमी भाग में। यहाँ पे मैंने इसको मंथली में वो शॉर्ट्स वीडियो में मैंने इसको आपको दिखाया हुआ है बना करके। ठीक है, ब्लू लाइन आती है। अब लेबनान में जो है अमेरिकी दूत ने इस पर जोर दिया कि शांति और सुरक्षा के लिए ब्लू लाइन की स्थिति को बदलना पड़ेगा। अब आप लेबनान को आप देखो, ये लेबनान है, यहाँ पे इसकी कैपिटल बेरूत है। इसी में एक बार विस्फोट हुआ था, तभी न्यूज़ में रहा था। तो क्या है कि कभी इसके बीच में कोई इजराइल और लेबनान को डिवाइड करने वाली कोई ऑफिशियल सीमा तो है नहीं, ये ब्लू लाइन से तय होती है। ये क्या है कि अनडेमोक्रेटेड ब्लू लाइन है। ठीक, और इसको यूएन ने जो है निर्धारित किया था। ठीक, तो अब ये भूमध्य सागर से और ये गोलन हाइट्स तक निर्मित है। ठीक, तो ये एक प्रकार का इसी पर जोर दिया गया कि इसको ब्लू लाइन को स्थिति को बदलना पड़ेगा, मतलब अमेरिकी दूत ने इस बात पे जोर दिया। अब आपको इसमें लेबनान में जो है आप बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने शॉर्ट्स वीडियो में पढ़ाई हुई हैं, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है वो। अभी मैं आपको एक दिन पहले कुछ वीडियोस में पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था उसमें कि 2 चीज़ें बताई थी। तो लेबनान को अगर आप मैप में देखो, ये मैप में थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ चीज़ें नहीं दी हुई हैं, ये विजन में बहुत सारी चीज़ें छोड़ भी देता है ना, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ कुछ चीज़ों को आप खुद भी जो है इंटीग्रेट करो, जो इसमें मैं आपको हेल्प करूँगा। यहाँ पर एक क्या है, बेक्का घाटी है, इसको बोलते हैं बेका घाटी। बेका घाटी न्यूज में था ये, बेका घाटी। ठीक, राइटिंग थोड़ा इग्नोर करना। इसमें 2 पर्वत हैं, एक है लेबनान माउंटेन, यहाँ लेबनान माउंटेन है। ठीक है, लेबनान माउंटेन। अब यहाँ और इसके बीच में यहाँ पे क्या है, एक है एंटी लेबनान माउंटेन। 2 पर्वत हो गए, एक हो गया एंटी लेबनान माउंटेन और ये हो गया लेबनान माउंटेन। इसके बीच में बेका घाटी है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ये इसमें नहीं दिया हुआ है मैप में, तो ये लेबनान में दिया हुआ था। और बेका घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से जो है इसी में से ओरेंटस नदी निकलती है। ओरेंटस नदी यहाँ से निकलती है। ठीक, इसको भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे एक लितानी नदी निकलती है, लितानी नदी निकलती है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक, तो ओरेंटस नदी को, लितानी नदी को ध्यान देना, और इसके बाद एंटी लेबनान और लेबनान पर्वत, इसी के बीच में क्या है, बेका घाटी है। तो आपने इसको कवर कर लिया कॉम्प्रहेंसिव वे में, बाकी चीज़ें आपको पता ही हैं। फिर आपको आता है कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सी चीज़ों को देखना है। ग्रीनलैंड को इसमें न्यूज में था, इसकी ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ पे है, तो ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है। हैती को देखना है, इसकी राजधानी पोर्ट आ प्रिंस है। निकारागुआ को हम लोग समझेंगे, इसकी राजधानी मानागुआ है। डेरियन गैप को समझेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है ये डेरियन गैप। फिर चिली की राजधानी सेंटियागो है। तो इन सारे जो मैप्स हैं इनको आपको देख लेना है और ये इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा समय आप में अगर मतलब समय मिले तो मैं आपको एक्स्ट्रा मैपिंग मैं करा दे रहा हूँ। ये नॉर्थ अमेरिका को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉर्थ अमेरिका में टोटल कितने कंट्री हैं, 11 कंट्री मेजर्स हैं जिनको हमें देखना है। तो पहला पार्ट है अलास्का, ये आपका 2 है, मैपिंग में कराता हूँ अलास्का, इसको ध्यान से देखना। दूसरा आपका है कनाडा, तीसरा आपका है यूएसए। ठीक है, ये वाला यूएसए हो गया। चौथा आपका जो देश है वो क्या है, मैक्सिको, ये चौथा मैक्सिको हो गया। फिर आपका 5वां जो देश है वो क्या है, ग्वाटेमाला। ठीक है, ये आपका 5वां देश है यहाँ पे, ग्वाटेमाला। ठीक, इसके बाद आपका आता है यहाँ पे 6वां बेलीज। 6वां कहाँ पे आपका, बेलीज, ये जो ऊपर आपका देख रहे होंगे ये छोटा सा ये बेलीज है। ठीक है, ये बेलीज है। ठीक, आपका इसके बाद आपका 7वां जो है, 7वां देश आता है ना एक अल सल्वाडोर। 7वां जो है आपका अल सल्वाडोर, ये वाला आपका देश हो गया अल सल्वाडोर, छोटा सा यहाँ पे। नहीं, ये नहीं होगा, इसमें देखो आप, ये थोड़ा सा मैपिंग, ये वाला अल सल्वाडोर है, ये देखो, इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम कर दे रहा हूँ। ये वाला चीज़ जो है यहाँ पे देखो ना, इसमें ये अल सल्वाडोर है।
ठीक है, ये वाला 7वां जो है अल साल्वाडोर, और ये 5वां वाला क्या था यहाँ पे, ये ग्वाटेमाला था, और आपका जो 6वां का था ये बेलीज था। ऊपर से दिख नहीं रहा था ना, मैं कंफ्यूज हो गया। फिर आपका जो 8वां है वो क्या है आपका, ये 8वां जो है होंडुरास है, ये 8वां होंडुरास है। फिर 9वां आपका क्या है, ये 9वां जो है निकारागुआ, जो न्यूज में रहा है। ठीक, 10वां वाला आपका जो है कोस्टारिका है, कौन सा, ये वाला। फिर 11वां क्या है आपका, पनामा है। तो ये आपके 11 कंट्रीज हो गए। यही इसी में आपको कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि देखो छोटा सा था ना, मैप में दिख नहीं रहा था, इसको मैंने जब जूम किया तो सब चीज़ें देखने लगी। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया। नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे स्टेट हैं जो आपको जब मैपिंग की क्लास पढ़ाऊंगा तो वो मैं आपको कराऊंगा। जैसे नियर जल संधि हो गया, ठीक है, डेविस जल संधि हो गया, फिर आपका हडसन की जल संधि हो गई, बेली जल संधि हो गई, फ्लोरिडा की जल संधि हो गई, ठीक है, विंडवार्ड हो गया, मोना हो गया, जमैका हो, युकाटन हो गया, जुआन डे फ्लूका हो गया, और बेरिंग जल संधि होगी। तो तमाम जल संधियाँ हैं, उसको भी हम लोग करेंगे। और इसमें मैं आपको बहुत सारे स्टेट भी पढ़ाऊंगा, माउंटेन भी पढ़ाऊंगा, जैसे कि ब्रुक्स रेंज हो गया, अलास्का रेंज हो गया, मैकेंजी हो गया, कोस्ट रेंज हो गया, कास्केड हो गया, रॉकी पर्वत हो गया, सियरा निवेदा हो गया, सियरा माद्रे ओसेंटला हो गया, फिर ओरिएंटल हो गया, फिर सियरा डेल सूर हो गया, फिर अल्पेशियन पर्वत हो गया। ये सारे स्टेट्स हैं। कुछ प्लेट्यू भी है इसमें यूकाटन प्लेट्यू अभी आएगा, यहाँ पे यूकाटन प्लेट्यू आएगा, ब्रिटिश कोलंबिया प्लेट्यू है, फिर कोलंबिया स्नेक है, ग्रेट बेसिन है, कोलोराडो है, मैक्सिकन है, एडवर्ड है, ओजार्क है, कनाडियन है, लॉरेंसियन है। आपको मुंह से याद होने चाहिए, और जब याद रहेंगे आपको ना मैपिंग, तो आपको पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने कंटेंट पे। इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका की भी चीज़ें हैं, तो मैं आपको जब मैपिंग पढ़ाऊंगा तो वो सारी डिटेल में होगा, नहीं तो पता चलेगा कि घंटा भर तो मैपिंग में कराता रह जाऊंगा आपको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ में रहा है इसमें दिया हुआ है, उसको मैं आपको कराता हूँ। निकारागुआ है, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है। क्यों न्यूज़ में रहा, हाल ही में भारतीयों को लेकर के निकारागुआ जाने वाली एक जो विमान थी उसको मानव तस्करी के संदेह में फ्रांस में ही रोक लिया गया। ठीक है, उसमें मानव तस्करी का संदेह था, फ्रांस में रोक लिया गया। इसकी आपको मैंने बताया भी था ना कि इसकी जो सीमाएं हैं वो होंडुरास और दक्षिण में कोस्टारिका से लगती हैं। ये जो मैं आपको देश बता रहा था, सारे देश इसमें दिए हुए हैं, लेकिन इसमें साफ स्पष्ट तौर पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैपिंग आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। इसकी सीमाएं कैरेबियन सागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से मिलती हैं। ये हो गया। चिली को देखते हो आपको, चिली की राजधानी कहाँ पे, सेंटियागो में। यहाँ पे वनों में वनाग्नि की भयंकर सबसे अधिक जो है देखने की घटनाएं मिली हैं। उत्तर में यहाँ पे पेरू हुई है, ठीक है, और बोलीविया है। पूर्व में अर्जेंटीना है, और इसे स्थित है। पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। इसकी प्रमुख श्रृंखलाएं जो हैं एडीज पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और सर्वोच्च शिखर क्या है, ओजोस डेल सलाडो है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आपको। हैती की राजधानी कहाँ पे है, पोर्ट ऑफ प्रिंस। इसमें क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि हैती में क्या है कि मास जो है एकदम बड़े सामूहिक तरीके पे हिंसाएं जो है वहाँ पे बढ़ रही हैं। ठीक है, मास वायलेंस बढ़ रहा है, और कुछ गुट यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पीएम के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, इसलिए न्यूज में है। इसके पूर्व में क्या है, डोमिनिकन रिपब्लिक स्थित है। पश्चिम में कैरेबियन सागर है, और उत्तर में जो है आपका अटलांटिक ओशन है। पश्चिम में कैरेबियन सागर है, यहाँ पे आप देखो तो, और जमैका भी है, क्यूबा भी है, और गोनोवे की जो खाड़ी है वो हैती के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक, इसको भी आपको ध्यान देना है। और इसकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, कार्डिलेरा सेप्टेनियल, नॉर्दर्न मैसिफिक, मैक्यूस माउंटेन और मैसिफ डेला सेले। 4 माउंटेन है। अगर आप फिजिकल मैप उठाकर देखोगे ना तो इसमें दिया रहेगा, तो आपको नोट करना है सब चीज़ों को। नोट क्या करना है, इसको आप देखते रहो, मैपिंग को बार बार देखोगे ना आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला आपका आर्टिकल आता है ग्रीनलैंड। ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनलैंड की जो चादर थी वो पहले की तुलना में 20% कमी आई है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है। ग्रीनलैंड को मैंने आपको बताया भी था, ग्रीनलैंड है। इसमें डेनमार्क का आपका जो इस पर कब्जा है। ठीक है, डेनमार्क जो है, डेनमार्क जो डमरूमध्य है, इसको आइसलैंड से अलग करता है। आइसलैंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आइसलैंड को मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें रेक्जेव प्रायद्वीप मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में पढ़ाया था। यहाँ पे ज्वालामुखी की घटनाएं जो हैं और भूकंप की घटनाएं लगातार हो रही थी। ठीक है, तो भूकंप की घटनाएं हुई थी, इसी के बाद वहाँ पे रेक्जेव प्रायद्वीप में वहाँ पे क्या हुआ था कि ज्वालामुखी उद्गार की घटनाएं देखने को मिली। तो डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन जो ग्रीनलैंड की होम रूल है वो उसके मामले जो ग्रीनलैंड की जो आंतरिक जो सरकार है वो गृह मामलों के लिए उत्तरदायी होती है, लेकिन ये डेनमार्क का हिस्सा होता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और इस पर विशाल टुंड्रा बायोम भी स्थित है। ठीक, बस इतना जानना है। डेरियन गैप को जानना तो जरूरी है। डेरियन गैप क्या है, ये डेरियन गैप जो है वो क्यों न्यूज में रहा कि दक्षिण अमेरिका से, जो दक्षिण अमेरिका है उससे साउथ अमेरिका की तरफ जो है जाने वाले एक मार्ग के रूप में अवैध तरीके से, गैर कानूनी तौर से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये तेजी से जो है सीमा पार करने के लिए जो है एक मार्ग के रूप में उभर चुका है। खतरनाक एरिया है। उत्तरी कोलंबिया में ये जो गैप है, उत्तरी कोलंबिया और जो है साउथ पनामा को ये क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, जोड़ता है, और ये पनामा अस्थमस का जो है ये हिस्सा है, पनामा स्थल संधि का। स्थल संधि आप जानते होंगे, भूमि का सकरा भाग होता है जो दोनों तरफ इसके, जैसे भूमि है इसके
ठीक है, दोनों तरफ जल होगा और दो भूखंडों को जोड़ता है, ठीक है, यह स्थल संधि होता है। तो ये डेरियन गैप को आपको देखना है मैप में। अब आता है हिंद प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक रीजन में कुछ कुछ चीज़ें न्यूज में रही हैं, जिसमें कुरिल द्वीप है, कुरिल द्वीप न्यूज में रहा है। इसके बाद आपका जो है जापान है, जापान में जो इसकी राजधानी टोक्यो है, रिपब्लिक ऑफ नोरू है, इसकी राजधानी यारेन है, और किन्यन द्वीप है यानी क्यूमो द्वीप समूह है, ठीक। तो ये चीज़ें न्यूज में रही हैं और इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिपब्लिकन ऑफ नोरू ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है कि छोटे छोटे ऐसे द्वीप समूह हैं जो अक्सर न्यूज में रहते हैं। यहाँ पे आप देखो पपुआ न्यू गिनी को देख रहे होगे आप, यहाँ पे मार्शल आइलैंड को देख रहे होगे जो विवादों में रहता है। यहीं पे जो आपका जो है रिपब्लिक ऑफ नौरू है, यहाँ पे यारेन, ठीक है, इसका जो है कैपिटल है। सोलोमन आइलैंड को आप जानते होंगे, मैंने आपको पढ़ाया था मंथली मैगजीन में। वानातू है, इसको भी जानते होंगे आप। किरिबाती है और फिजी है, ठीक है। तुवालू है, तुवालू भी न्यूज में रहता है। तो ये छोटे छोटे जो द्वीप समूह है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा स्ट्रैटेजिक इनका इंपॉर्टेंस है, अपना बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, सामरिक महत्व है इसका। तो न्यूज में क्यों रहा कि नाराऊ ने एक चीन सिद्धांत के तहत जो है पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दे दी। अब ये बड़ा खतरा का न्यूज है यार। वन चाइना पॉलिसी जो था उसके तहत अपने इसको मान्यता दे दी है और ताइवान के साथ सभी अपने जो है राजनयिक संबंधों को ख़त्म कर दिया। अब एक चीन सिद्धांत ये है कि चीन ताइवान जो है चीन का एक अविभाज्य हिस्सा है, ताइवान को मानता है और बोलता है कि ये जो है हमारा अब अविभाज्य हिस्सा है, इसलिए जो है हम क्या है कि जो पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो सरकार है वही एक वैध सरकार है ताइवान के लिए भी। तो देखा जाए तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, पश्चिमी प्रशांत महासागर, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में द्वीप है, प्रवाल द्वीप है, और ये रॉक फॉस्फेट से बना हुआ है। और रॉक फॉस्फेट जो होता है वो समुद्री पक्षी चमगादड़ के मल संग्रह से बनता है। इसको यह माइक्रोनेशिया का भाग है। माइक्रोनेशिया क्या है, इसको द्वीपों के समूह है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। कुरिल आइलैंड इंपॉर्टेंट है। कुरिल आइलैंड में क्या हुआ कि हाल ही में बहुत बड़े स्तर पे जो है एक भूकंप का सामना देखने को मिला। यहाँ पे कुरिल द्वीप समूह जो है रूस का कमचटका प्रायद्वीप, आप जानते होंगे कमचटका प्रायद्वीप जो है ये रसिया का, ठीक है। इससे जो है जापान का होक्काइडो द्वीप है, इसके तक फैला हुआ है। ये होक्काइडो द्वीप है ना, इसके बीच में कुरिल आइलैंड फैला हुआ है। हम लोग इसको अभी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ अभी आपको, ठीक है। इसको आपको ध्यान से देखना। अब ये द्वीप क्या करता है, ओखोटस्क सागर को जो है कि ओखोटस्क सागर को क्या करता है, प्रशांत महासागर से अलग करता है। जो द्वीप है देखो आप, ये कुरिल आइलैंड है, ये कमचटका प्रायद्वीप है, और ये होक्काइडो है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये फैला हुआ है। ये जो ओखोटस्क सागर है इसको क्या करता है, प्रशांत महासागर से अलग करता है, ठीक। अब जो इसकी विशेषता ये है कि जो रूस और जापान है इसके 4 द्वीपों पे अपनी जो सॉवरेनिटी का दावा करते हैं, ठीक। अब रसिया इसे साउथ कुरिल कहता है, जापान इसमें नॉर्दर्न टेरिटरी बोलता है। तो इस पर भी बात है कुरिल आइलैंड पे, ठीक है। अभी आप आता है न्यूज में क्या है, जापान के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसकी राजधानी टोक्यो है। जब अब न्यूज में क्यों रहा कि जापान ने अलग अलग देशों की चिंताओं को दरकिनार किया और यहाँ पे फुकुशिमा दाइची जो परमाणु संयंत्र है उसका जो जल है, जो संदूषित जल है परमाणु संबंधित, उसको क्या किया है, जल समुद्र में छोड़ना आरंभ कर दिया है। अब इसका निकास इसका विस्तार कहाँ पे है, तो ओखोटस्क सागर से लेकर के पूर्वी चीन सागर तक जापान का विस्तार है। इसकी सीमाएं कहाँ से मिलती हैं, तो चाइना में मिलती हैं, ठीक है। नॉर्थ कोरिया से मिलती हैं, दक्षिण कोरिया समुद्री सीमाएं जो हैं इसकी, और फिलीपींस से भी मिलती हैं, रूस से भी है, उत्तरी मैरियाना द्वीप है जो कि इस पर यूएसए का कब्जा है, और रिपब्लिक चाइना यानी कि जो है ताइवान, इससे मिलती हैं। अब जापान जो है ये क्या है, रिंग ऑफ फायर में है। सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पे, माउंट फूजी है, और इसकी सबसे लंबी नदी सिनानो नदी है। सिनानो नदी और माउंट फूजी याद रखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ये जूम कर लेने पे चीज़ें आपको थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएंगी। अब जापान क्या है, जापान जो है एक आर्कीपेलागो का जो है निर्माण जो है क्या हुआ था कि यूरेशियन प्लेट और प्रशांत महासागर का प्लेट जो है यहाँ पे इसका जो है अभिसरण हुआ, इसी के फलस्वरूप हुआ। इसमें होन्शु द्वीप जो है ना, होन्शु द्वीप ये सबसे बड़ा द्वीप है, होन्शु द्वीप, ठीक। अब जो होक्काइडो द्वीप है जो अभी न्यूज में रहा ना, होक्काइडो जिसको कुरिल आइलैंड जो है जो अलग करता है कमचटका प्रायद्वीप से, ये इधर कमचटका प्रायद्वीप, इधर जो है होक्काइडो, ठीक है। इसके बीच में कुरिल आइलैंड अलग करते हैं। तो इसी को आपने पढ़ा ना। तो होक्काइडो में जो क्या है, इस पर 90% जो है वो वन क्षेत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फॉरेस्ट एरिया पाए जाते हैं। और यहीं पर क्या है कि एनो नामक, एनो, इसको नाम याद रखो, एनो, यार क्या हो जा रहा है, हाँ, एनो नामक क्या है कि ट्राइब्स, जनजाति निवास करती है, ट्राइब्स, ठीक है। अब जो यहीं पे क्या है कि एक टिम्बर वुड पाया जाता है, इमारती लकड़ी, ठीक है। अब चीज़ें आपको आती हैं कि कई बार क्या हुआ कि यूपी पीसीएस में सवाल बना, यूपी पीसीएस में, कि
जापान के जो आइलैंड थे उसको वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ को अरेंज करने के लिए बोल दिया। तो नॉर्थ में सबसे ऊंचा, सबसे नॉर्थ में जो है जापान का कौन सा आइलैंड है सबसे नॉर्थ में, तो आपको याद रखना है होकाइडो है, जिसको जो है आपको अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, कुरिल आइलैंड जो है कमचटका प्रायद्वीप से अलग करता है। ये जो कुरिल आइलैंड दिख रहा होगा आपको, यही वाला, तो ये होकाइडो हो गया। उसके बाद कौन सा आता है, होन्सू आता है, ये होन्सू, ठीक। इसके बाद कौन सा आता है, सीकोकू आता है, सीकोकू, ठीक। इसके बाद कौन सा आता है, क्यूसू आता है, नोट कर लेना इसको, क्यूसू। और फिर आपको बात क्या है, रियूक्यू आइलैंड आता है, रियूक्यू आइलैंड, ठीक है। तो ये सभी जो है 4 आइलैंड्स हैं। यहीं पे जो है आपका होन्सू पे, ये होन्सू यहाँ पे द्वीप है, इस पे क्या करती है, सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। और माउंट फुजियामा जो है, माउंट फुजियामा ज्वालामुखी क्या है, होन्सू पे ही है। अब आता है होकाइडो और होन्सू, इसके बीच में एक क्या है आपका जो है जल संधि है। इसी जल संधि को बोला जाता है सुगारू की जल संधि, सुगारू की जल संधि, ठीक है। मैपिंग में आपको कराऊंगा तो और डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी जो है हम लोग नेक्स्ट चीज़ों पर चलते हैं, वरना इसी में फंसे रह जाएंगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा आपका। फिर आता है किनमेन द्वीप समूह। ताइवान ने चीन से आग्रह किया है कि किनमेन द्वीप समूह के निकट जो है कोई बदलाव न करे स्थिति में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि किनमेन द्वीप समूह जो है, क्यूमो इसको द्वीप समूह भी बोलते हैं, किनमेन द्वीप समूह बोलते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये है, ये ताइवान स्टेट है, इसी के बीच में, इसमें 12 द्वीप हैं, इसमें से किनमेन प्रमुख द्वीप है, ताइवान का क्षेत्राधिकार है। और इसमें इसीलिए जो न्यूज़ में रहा कि इसमें, क्योंकि चाइना से इसने आग्रह किया कि आप इसमें कोई भी है, इसकी यथास्थिति जो है इसमें जल क्षेत्रों में बदलाव मत करो। अब आता है यूरोप प्रायद्वीप, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में कौन कौन सी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं, तो डेनमार्क रहा है, स्विट्जरलैंड रहा है, तीसरा आपका ग्रीस रहा है, आपका चौथा आपका जो है यहाँ पे आइसलैंड रहा है, जो रेग्ने प्रायद्वीप में है, जो न्यूज़ में रहा आपका स्वीडन है, बाल्टिक सागर है, बेलारूस है, हंगरी है, बुल्गारिया है, अल्बानिया है और कैटालोनिया है। तो आपके यूरोप वाले प्रायद्वीप जो देश हैं महाद्वीप में जो सारी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं, उसको आपको भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको जब मैं आपको मैपिंग पढ़ाऊंगा तो यूरोप का बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें लगभग सभी चीज़ों को मैं कॉम्प्रहेंसिव वे में कवर करूंगा। अभी मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में इसको कराता हूं, क्योंकि मैगजीन को ख़त्म भी तो करना है। तो डेनमार्क जो है न्यूज़ में रहा, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है, आप देख रहे होगे कोपेनहेगन, ठीक है। यहाँ पे क्यों न्यूज़ में रहा कि डेनमार्क की जो महारानी है उसने 52 वर्ष तक सिंहासन पर राज किया, उसके बाद उसके त्याग की घोषणा कर दी। यूरोप पर लंबे समय तक राज्य करने वाली ये महारानी रही है। इसके सीमावर्ती देश अगर देखा जाए तो आपको क्या है, इसमें जर्मनी है, ये जर्मनी को आप देख रहे होगे, इसमें जुड़ रहा है। फिर इसके बाद कौन सा, स्वीडन आता है, ये स्वीडन है। और इसके बाद आपका जो है नॉर्वे, नॉर्वे जो है इसका क्या है, आपका जो पड़ोसी देश है। यह जटलैंड प्रायद्वीप और नॉर्थ सी से जो है मिलकर बना हुआ है। नॉर्थ सी को आप देख रहे होंगे, ये नॉर्थ सी है, ये बाल्टिक सागर है, ठीक है। अब आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पे है, बर्न। न्यूज़ में क्यों रहा कि स्विट्जरलैंड और भारत जो है 16 वर्षों तक वार्ता के बाद जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे जो है आम सहमति पे पहुंच चुके हैं। स्विट्जरलैंड को आप देख रहे होंगे, राजधानी इसकी बर्न है, ध्यान देना, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न ही मारना, ठीक है। इसकी सीमाएं देखें तो पश्चिम में फ्रांस से मिलती हैं, उत्तर में जर्मनी से मिलती हैं, पूर्व में ऑस्ट्रिया से मिलती हैं, और इसके बाद जो है और लिंकेस्टेन से मिलती हैं, और दक्षिण में इटली से मिलती हैं, ठीक है, ठीक है। भौगोलिक विशेषताएं है कि लैंडलॉक्ड देश है स्विट्जरलैंड। इसकी प्रमुख नदियाँ राइन और रोन है, पर्वत श्रृंखलाएं आल्प्स और जूरा हैं। बहुत बहुत सुंदर सी ये जो है भौगोलिक स्थितियों को निर्माण करते हैं, आल्प्स और राइन, ठीक है। ग्रीस, ग्रीस की राजधानी कहाँ पे है, एथेंस में, ठीक है। ग्रीस की राजधानी कहाँ पे है, एथेंस में, ध्यान देना आपको, ये एथेंस है। ये अभी क्यों न्यूज़ में रहा कि भारत और ग्रीस जो है अब बहुत सारे सेक्टर में सहयोग का विस्तार करने पर संभव हुए हैं। इसकी सीमाएँ अगर देखें तो बहुत सारी है, अल्बानिया है, ठीक, बुल्गारिया है, फिर आपका जो है तुर्की आता है, ठीक, तुर्की है पूर्व में यहाँ पे। इसके बाद और ये एजियन सागर आप देख ही रहोगे, और मैसिडोनिया जो गणराज्य, मैसिडोनिया गणराज्य है, ठीक है। आयोनियन सी है और ये एजियन सी है, मेडिटेरियन सी है। इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, इन सागरों के बारे में, जल संधियों के बारे में थोड़ा सा समय मिले तो, जल्दबाजी में चीज़ें नहीं होती, इसमें बहुत आराम से विस्तृत से चीज़ें आपको मैं लिखवा भी दूंगा। आइसलैंड जो है इसकी राजधानी कहाँ पे है, रिक्विक है, ठीक है, रिक्विक, रिक्चेविक उसको बोलते हैं या रिक्विक बोलते हैं। हाल ही में क्या हुआ, ज्वालामुखी में उद्गार हुआ। अब ये इसी में ज्वालामुखी उद्गार क्योंकि कई बार इसमें भूकंप विस्फोट से आया, भूकंप आ रहे थे, इसके बाद से विस्फोट हुआ ज्वालामुखी में, ठीक है। इसका जो जल निकाय है उत्तरी अटलांटिक महासागर और अवस्थित द्वीप है। इसकी सीमाएं देखा जाए तो ग्रीनलैंड सागर, पूर्व में नॉर्वेजियन सागर, अटलांटिक महासागर, और उत्तर पश्चिम में डेनमार्क जलजमरू मध्य से मिलती है। एक नॉर्डिक देश है। नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं इसमें, तो डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे और स्वीडन, ठीक है।
आग्नेय बेसाल्ट साल से बना है, इग्निशियस बेसाल्ट रॉक से इसका पूरा बना हुआ है और मध्य अटलांटिक कटक पे स्थित है। कैटलोनिया इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी बार्सिलोना है। तो हाल ही में इसने जो है अपने इतिहास का सबसे भीषण सूखा के चलते इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। इसकी सीमा कहाँ पे मिलती है? तो उत्तर में फ्रांस और अंडोरा, छोटा सा देश है अंडोरा, इससे मिलती है। ठीक है, पूर्व में भूमध्य सागर से मिलती है। और इसकी अगर देखा जाए तो ये स्पेन का क्या है, एक ऑटोनॉमस एरिया है कैटलोनिया। आइबेरियन प्रायद्वीप के जो है नॉर्थ ईस्ट में स्थित है ये आइबेरियन प्रायद्वीप में। ठीक है, पिनेरीज जो पर्वत श्रृंखला है उससे क्या करती है, इसी से पिनेरीज पर्वत श्रृंखला इसको फ्रांस से अलग करती है। प्रमुख नदी यहाँ पे एब्रो नदी बहती है, इंपॉर्टेंट है एब्रो नदी, आपको ध्यान देना है। एब्रो नदी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, ये सब चीज़ों को मन ललचता है पढ़ाने के लिए, लेकिन कभी समय नहीं है, ध्यान देना इसको। बाल्टिक सागर है, न्यूज में क्यों रहा कि रूस ने यूक्रेन पे बाल्टिक सागर में उस्त लुगा बंदरगाह गैस टर्मिनल पे हमला करने का आरोप लगा दिया रूस ने यूक्रेन पे। ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान देना, इसकी सीमाएं कहाँ से मिलती हैं बाल्टिक सागर के। तो ये बाल्टिक सागर जो है स्वीडन, फिनलैंड, मध्य यूरोपीय भूमि के बीच में स्थित है। ये आप देख रहे होंगे, ये बाल्टिक सागर की स्थिति पृथ्वी पर सबसे नया सागर है। इसमें दो नदियाँ मिलती हैं आकर के, एक विस्तुला और दूसरा ओडर नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्तुला और ओडर नदी जो है यहाँ पे आकर मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या है कि यहाँ पे जो है बाल्टिक सागर जो है दुनिया का सबसे जो है लवड़ी जल स्रोतों में से एक है। और आर्कटिक जैसी जलवायु स्थितियाँ यहाँ पे अनुभव होती हैं, क्योंकि लगभग चारों तरफ भूमि से ये घिरा हुआ है। ठीक है, हंगरी की राजधानी कहाँ पे? बुडापेस्ट। न्यूज में क्यों रहा कि हंगरी की संसद ने नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ठीक है, इसका राजधानी कहाँ पे? बुडापेस्ट में है। स्लोवाकिया है, यूक्रेन से घिरा हुआ है, रोमानिया से है, सर्बिया से है, क्रोएशिया से है, स्लोवानिया से है और ऑस्ट्रिया से है। ये एक तरह से लैंडलॉक देश है, ठीक है। अब आता है स्वीडन न्यूज में क्यों रहा? इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम कन्वेंशन आप जानती होंगे। अभी ये न्यूज में रहा कि स्वीडन जल्द ही जो नाटो में शामिल हो जाएगा। इसकी सीमाएं कहाँ पे लगती हैं? फिनलैंड से लगती हैं और यहाँ पे कहाँ लगती हैं? नॉर्वे से लगती हैं। ठीक है, समुद्री सीमाएं देखें तो डेनमार्क से भी लगती हैं, जर्मनी से भी लगती हैं, पोलैंड से भी लगती हैं, रसिया से भी लगती हैं, लिथुआनिया से भी मिलती हैं, लातविया से भी मिलती हैं और एस्टोनिया से भी मिलती हैं। ठीक है, बीच में कौन सा सागर है? तो बाल्टिक सागर यहाँ पे पाया जाता है, बाल्टिक सागर। ठीक है, ये बाल्टिक सागर यहाँ पे पाया जाता है। अच्छा, ये स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पे स्थित है। इसमें प्रमुख संसाधन यहाँ पे देखें स्वीडन में तो लोह, अयस्क, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना वगैरह पाए जाते हैं। बेलारूस देखते हैं। बेलारूस की राजधानी कहाँ पे? मिन्स्क है। क्यों न्यूज में रहा कि इसके पीएम ने भारत की ऑफिशियल यात्रा की। उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया से और लाटविया से और उत्तर पूर्व में रूस और दक्षिण में यूक्रेन, पश्चिम में पोलैंड से स्थित है। जल निकाय देखें तो इसमें क्या है? यहाँ पे प्रीपेट, नीपर और नेमन है। एक तरह से भू आबद्ध देश है, मतलब कि लैंडलॉक देश है पूर्वी यूरोप का। और इसका उच्चतम बिंदु जो है जारजिंक्साया हिल है। ठीक है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ यहाँ पे हिल स्थित है। नेक्स्ट आता है बुल्गारिया। इसकी राजधानी कहाँ पे है? सोफिया में। न्यूज में क्यों रहा कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने जो हाईजैक किए गए बुल्गारिया जहाज था रूवेन और बंधक बनाया गया चालक था उसको सोमालियाई के डाकों से बचा दिया। ठीक है, तो इसके दक्षिण में तुर्की है। दक्षिण में इसका क्या है? तुर्की आप देख रहे होंगे, और ग्रीस है। पश्चिम में जो है आपका नॉर्थ मैसिडोनिया है। और इसके बाद आपका सर्बिया है, उत्तर में रोमानिया है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। नॉर्थ मैसिडोनिया है, ठीक है, नॉर्थ मैसिडोनिया और सर्बिया वगैरह है। बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित है। यू का संघ सदस्य राष्ट्र है। प्रमुख नदियाँ यहाँ पे आप देखो तो ब्लैक सी है, तो यहाँ पे क्या आती है? डेन्यूब, मेरिसना, स्ट्रूमा, स्कर आकर के मिलती हैं और ब्लैक सागर में गिरती हैं। पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बाल्कन पर्वत है, रीला है, पिरीन है और रोडोप्स है। ठीक है, इसको आपको मैप में, फिजिकल मैप में अगर आप देखे होते ना तो आपको ये एकदम ऑन द टिप याद होता है। लेकिन आप लोग मैप नहीं देखे हो तो आपको ये सब चीज़ें नई दिख रही होंगी। और हालांकि ये नई है नहीं, अगर आप मैप को रेगुलर देख रहे हो आप तो बिल्कुल आपके लिए आसान होने वाला चीज़ है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है अल्बानिया। इसकी राजधानी है तिराना। अल्बानिया ने जो है भारत में दूतावास खोलने की घोषणा की है। इसकी सीमाएं अगर देखें तो उत्तर पश्चिम में मोन्टेनेग्रो से, ठीक है, उत्तर पूर्व में कोसोवो से, पूर्व में नॉर्थ मैसिडोनिया से, दक्षिण में जो है आपका ग्रीस से मिलकर के बनती है। एड्रियाटिक सागर से आप देख रहे हो, एड्रियाटिक सागर, और दक्षिण पश्चिम में आयोनियन सागर, ये आयोनियन सागर है, इसी से जो है यहाँ पे इसके आसपास स्थित है। बाल्कन प्रायद्वीप में जो है साउथ ईस्ट पूर्वी जो है यूरोप में स्थित है। ठीक, अब आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में 4 स्थल न्यूज में रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। काबे बर्डे, मारिटानिया, सोमालिया और ये विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो रीजन है ये सोमालिया वाला। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो है 4 जगह रहे हैं। और अफ्रीकी महाद्वीप को वैसे आपको विस्तृत पढ़ लेना है, क्योंकि अफ्रीकी महाद्वीप से सवाल बनने की संभावना है यूपीएससी में
लगातार देखी गई हैं और बहुत छोटे छोटे जगहों से भी सवाल बन जा रहे हैं और ऐसे जगहों से बन रहे हैं जिसको आप मैप में ज़्यादातर समय इग्नोर कर रहे होंगे, तो उसको आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। काबो बर्डे, इसकी राजधानी कहाँ पे है? परैया। क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि यहाँ पे जो है परैया, आप देख रहे होंगे परैया, क्योंकि यहाँ पे WHO ने मलेरिया मुक्त कर दिया इसको, मलेरिया मुक्त। और ये तीसरा देश है अफ्रीका में। पहला कौन है? मॉरिशस, दूसरा अल्जीरिया, के बाद तीसरा ही है। ये अटलांटिक महासागर में स्थित है और ये पहले पुर्तगाल में उपनिवेश था, ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है। और ये आपको ध्यान देना काबे बर्डे को, ठीक है। इसी के बीच अब इसी के आसपास सब चीज़ों को देख लो ना, आप देख लो माली को देख लो, मारिटानिया को देख लो, वेस्टर्न सहारा देख लो, मोरक्को देख लो, गुयाना देख लो, ठीक है, सियरा लियोन देख लो, लाइबेरिया देख लो। ये सब चीज़ों को आप देखते रहो ना, फिर अब छोड़ना नहीं है सब चीज़ों को, ठीक है। विक्टोरिया झील में देखो न्यूज में क्यों रहा कि तंजानिया के सहयोग से सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जो है वो विक्टोरिया झील के कायाकल्प की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अफ्रीका में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया, और ये दूसरी दुनिया की जो है दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सुपीरियर झील पहली है नॉर्थ अमेरिका वाली, ठीक। नील नदी जो है इसी झील से निकलती है और झील का बेसिन जो है केन्या को आप देखो, फिर युगांडा को देखो आप, ठीक है, युगांडा को देखो, फिर तंजानिया को देखो और इसके बाद जो है आपका रवांडा को देखो और बुरुंडी को देखो। इसकी जो है इशारा करते हैं 80% जल यहाँ पे वर्षा से ही इसको मिलता है। तीसरा सोमालिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो है ये क्षेत्र है, ये प्रायद्वीप में स्थित है और ये क्या है कि सबसे पूर्व में स्थित देश है किसका? अफ्रीका का। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट सिम्ब्रिस है। माउंट सिम्ब्रिस को सुदूर गैड भी बोलते हैं, माउंट सुदूर गैड भी बोलते हैं। प्रमुख नदियाँ क्या हैं? जुबा और सबेले, याद रखना जुबा और सबेले, ठीक है। इसकी सीमाएं अदन की खाड़ी और पूर्व में हिंद महासागर से लगती हैं। पश्चिम में केन्या है, आप देख रहे होगे इसमें, आप केन्या देख रहे होगे, इथोपिया उत्तर में, पश्चिम में जिबूती से लगती है। क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि सोमालिया के जो डकैत हैं समुद्री वाले, वो क्या है, हाईजैक किए जाने वाले जहाज को हाईजैक करने में मतलब अन्य जहाज का उपयोग करके जहाज को हाईजैक करने में सफल प्रयास को विफल कर दिया था, तो भारतीय नौसेना ने, ये न्यूज में था। नेक्स्ट आपका आता है मॉरिटानिया, इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो आपका है नुआकोट। आप इसको अभी आप मॉरिटानिया न्यूज में था, उस पर ऊपर आप देख रहे होगे थे, ठीक है। तो भारत और मॉरिटानिया ने नुआकोट में अपना पहला फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन आयोजित किया। पश्चिमी सहारा क्षेत्र हिस्से पे जो है ये मतलब इसके सीमावर्ती क्षेत्र हैं पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, माली और सेनेगल नदी जो है इसकी जो है सीमा निर्धारित करती है। और मॉरिटानिया का जो अधिकांश भाग है वो सहारा रेगिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। इसमें सबसे प्रमुख जो ऊंची चोटी है माउंट इलिस है। इसमें प्रमुख स्थलाकृति लैंड जो आकृति है उसमें कि इसेनबर्ग है। इसेनबर्ग क्या होते हैं कि पहाड़ी या समतल क्षेत्र में छोटे ढलान वाली पहाड़ियाँ होते हैं या छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट इजील, ठीक है, नोट करना इसको। अब आता है हम लोगों ने प्लेसेस इन न्यूज़ को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बायलैटरल रिलेशंस पे जाते हैं, जो है द्विपक्षीय संबंधों को जाते हैं इस पे। अब आते हैं हम लोग बायलैटरल रिलेशंस में, जिसमें पहला आर्टिकल है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा और कच्चा तीवु द्वीप का मुद्दा। सुर्खियों में क्यों रहा कि जो श्रीलंका के मछुआरा थे उन्होंने श्रीलंका का जो जल क्षेत्र है उसमें अवैध तरीके से जो मछली पकड़ने को लेकर के भारत के जो मछुआरे थे उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि भारतीय जो मछुआरा उन्होंने श्रीलंका की जो निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा है, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है, उसका उल्लंघन किया है। अब यूएन क्लास का समुद्री क्षेत्र आप देखो, कितनी बार आपको पढ़ा दिया हूँ मैं, जो आपका प्रादेशिक आधार रेखा होती है 12 नॉटिकल मील तक, उस पर संप्रभु राज्य क्षेत्र होता है। फिर इसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में समुद्री जल और महाद्वीपीय मगरतट पे संप्रभु अधिकार होता है। फिर इसके बाद खुला समुद्र आता है 200 नॉटिकल मील के बाद, जिस पे जो है महाद्वीपीय मगरतट पे संप्रभु अधिकार तो होता है, लेकिन 350 मील के बाद क्या होता है, कोई राष्ट्र का अधिकार नहीं होता, ठीक है। तो इसी आधार पर जो है समुद्री क्षेत्र निर्धारित होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा जो है वो कैसे बनती है, उसके पहले आपको जो मुद्दा है थोड़ा सा वो समझा दूं। देखो ये भारत है, ठीक है, ये भारत है और ये श्रीलंका है, ठीक। अब यहाँ पे विवाद क्या हुआ कि जब श्रीलंका और इसमें यहाँ पे एक देखो कच्चा तीवु आइलैंड है, ये आइलैंड यहाँ पे है, देखो ये वाला, ठीक है, छोटा सा आइलैंड कच्चा तीवु आइलैंड, और यहाँ पे वेज बैंक है, ठीक है, वेज बैंक। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, देखो कच्चा तीवु जो था वो श्रीलंका का जो समुद्री रेखा है उसके भीतर 285 एकड़ का एक क्षेत्र है समुद्री रेखा के बीच में। कहाँ पे स्थित है? तो रामेश्वरम के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है और श्रीलंका के जो आपका जो डेल्फ द्वीप है उसके क्या है दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक।
अब बात आती है रामेश्वरम का, ठीक है। रामेश्वरम का जो है यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में और डेल्फ द्वीप का जो है साउथ वेस्ट में स्थित है। हुआ कैसे कि जो कच्चा तीऊ आइलैंड है, इसका उद्गार कब हुआ था कि 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी उद्गार हुआ, इसी से जो है इसका निर्माण हुआ। वेज बैंक क्या है कि विश्व में मछली का जो पकड़ने का सर्वाधिक समृद्ध जलीय क्षेत्र है वो है, और ये कच्चा तीऊ की स्थिति जो मुकाबले में वेज बैंक काफ़ी जो है स्ट्रैटेजिक स्थिति में है, काफ़ी सामरिक अवस्थिति इसकी है। तो हुआ ये कि 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच में समझौते हुए और सीमाएं जो है समुद्री सीमाएं स्थापित की गई। तो कच्चा तीऊ जो आइलैंड था वो भारत जो श्रीलंका की समुद्री सीमा के भीतर आ गया, ठीक। तो ऐसे में क्या हुआ कि फिर जो भारतीय मछुआरे थे उनको केवल आराम करना, जाल को सुखाने के लिए, और वार्षिक जो एंथनी चर्च का उत्सव होता है उसी पे कच्चा तीऊ जाने की अनुमति दी गई थी, ठीक है। मछली पकड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी, केवल आराम करने के लिए, जाल सुखाने के लिए। अब क्यों, मैं बताऊँगा आपको। फिर इसी के बाद क्या हुआ, 1976 में एक समझौता हो जिसमें कि कन्याकुमारी के पास जो वेज बैंक था, वेज बैंक, इसको भारत का संप्रभु अधिकार दे दिया गया और समुद्री सीमा तय की गई। फिर वेज बैंक में जो है कि वेज बैंक में भारतीय जो श्रीलंका के जो जहाज़ थे, जहाज मछली पकड़ने वाले, उनको मछली पकड़ने से बैन कर दिया गया। विवाद क्या है, विवाद का मुख्य जड़ ये है कि देखो मैं आपको मैप से बताता हूँ। श्रीलंका जो तमिलनाडु के मछुआरे आते निकलते हैं या फिर आपका जो यहाँ से जब आते हैं तो कच्चा तीऊ आइलैंड यहाँ पे है, और जब ये जाते हैं तो होता क्या है कि समुद्र, अब देखने में छोटा लग रहा है, समुद्र काफ़ी बड़ा है। तो मछली पकड़ते पकड़ते ये ट्रेंच का इस्तेमाल करते हैं। एक क्या होती है कि जिनकी जहाज़ होती है, देखो ट्रेंच कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। ये जहाज़ है, ठीक, उसके भीतर पीछे क्या होती है कि जालियाँ लगी होती हैं, खूब गहरी जालियाँ होती हैं, ठीक, जालियाँ होती हैं। और जहाज़ क्या होती है, मोटर होती है, वो चलती रहती है, ठीक। अब नीचे से जो जालियाँ होती हैं वो भी चलती हैं, इसमें खूब सारी जो मछलियाँ हैं वो पकड़ाती रहती हैं। ये मछुआरे क्या करते हैं, इसी का इस्तेमाल करते हैं। अब मछलियाँ जो इसी जाल में पकड़ में आती हैं, काफ़ी बड़े स्तर पे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, अब मछली तो आती साथ में जितने जो समुद्री जीव हैं, समुद्री पेड़ पौधे हैं, मैंने समुद्री इकोसिस्टम का सबसे अधिक हानि पहुँचाती हैं ये वाला जो तरीका है मछली पकड़ने का, ठीक है। ये श्रीलंका के जो मछुआरे हैं इसी बात का विरोध करते हैं। अब भारत के मछुआरे यहाँ से चलते हैं, कच्चा तीऊ आइलैंड पे जाल सुखाने की अनुमति तो है ही उनको, जाल सुखाने आराम करने की। तो अब क्या करते हैं कि इसके आसपास जो है वो बराबर जो है इसमें इसी प्रकार के जो है नाव का इस्तेमाल करते हैं, और एक तरह से होता है कि समुद्री खनन हो जाता है, और जिसमें कि बहुत सारे जो है समुद्री जीव, जलीय जीव जंतु, पेड़ पौधे वगैरह जो है वो इस पर उसका विनाश होता है। समुद्री पारिस्थितिकी का काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर दोहन हो जाता है। श्रीलंका वाले इसी बात का विरोध करते हैं। श्रीलंका वाले ये बात कहते हैं कि ये हमारा संसाधन है, ये क्यों लेंगे, ठीक है। इसी बात पर क्या होता है, कई बार जो है झड़प होती है, कई बार भारतीय मछुआरे गिरफ्तार होते हैं, और ये समुद्र में पता नहीं चलता, कभी कभी आगे भी निकल जाते हैं मछली पकड़ते पकड़ते, इसी बात का विवाद होता है, ठीक है। यही इस बार भी यही विवाद है, ठीक है। तो अब ये वेज बैंक पे आप देख ही रहे हो कि भारत ने बैन लगा दिया है, तो वेज बैंक पे बैन लगा दिया तो फिर कच्चा तीऊ पे सवाल उठने लगता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जो सीमा रेखा हुई थी भारत और श्रीलंका के बीच में 1974 में समुद्री रेखा जो है समुद्री सीमा समझौता द्वारा इसको पाक जो पाक स्टेट है, पाक जल डमरू मध्य में इसमें इसको रेखांकित किया गया, और यूएन क्लॉज का जो सिद्धांत था उसी के आधार पर इसको जो है सीमांकित किया गया। अब इसका सिद्धांत जो यूएन क्लॉज है वो बताता है कि समुद्री सीमाओं को जो है समान दूरी का सिद्धांत माने कि कॉमन मिनिमम डिस्टेंस जो है मेंटेन करना है, और जो भी किसी देश की समुद्री सीमा होगी उसके पड़ोसी देश द्वारा एक कॉमन डिस्टेंस पे जो है एक मध्य रेखा का पालन करना चाहिए। इससे क्षेत्राधिकार और विवाद संघर्षों को रोकने में मदद मिलती है, ठीक है। यही विवाद है इसमें। अब आता है भारत भूटान संबंध। न्यूज में क्यों रहा कि भारत के पीएम को जो है क्या मिला वहाँ पे, ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्लापो, सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान। जैसे भारत का भारत रत्न है वैसे ही भूटान का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो मिला है भारत के पीएम को, और भारत के पीएम ने भूटान की जो है ऑफिशियल यात्रा की, ठीक। जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, हमारी पड़ोस प्रथम की नीति, इसमें भूटान जो है सबसे प्रमुख हमारा पार्टनर के तौर पे। ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्लापो जो है भारत और भूटान के बीच में मैत्री संबंधों को मजबूत करेगा और प्रधानमंत्री के योगदान को मान्यता देता है, और प्रधानमंत्री की जो विश्व नेतृत्व है, जन केंद्रित नेतृत्व है, उसकी भी मान्यता देता है, इसको पहचान मिलती है, और साथ साथ जो है भारत के वैश्विक जो शक्ति के रूप में मान्यता देता है। इस प्रकार के जो सम्मान मिलते हैं। और ध्यान देना है कि भारत के जो पीएम हैं वो पहले विदेशी प्रधानमंत्री हैं जिनको ऑर्डर ऑफ द ग्लूक जो है वो मिला है, जो ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्लापो ये सम्मान मिला हुआ है, ठीक है।
अब आता है कि प्रधानमंत्री ने जो यहाँ यात्रा की तो कुछ प्रमुख समझौते भी हुए होंगे। तो 5 वर्षों में भारत जो है भूटान को ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे सेक्टर में योगदान के लिए 10,000 करोड़ रुपए का सहायता करेगा। कनेक्टिविटी सुधार के लिए कोकराझार और गेलेपू जो है वहाँ पे वो और बारनहाट समस्ते जो 2 रेल लिंक है उस पर समझौता किए गए हैं। और 2024 में 1020 मेगावाट की जो है पुना तांगछू जल विद्युत सेकेंड जल विद्युत परियोजना शुरू हो जाएगी। भारत और भूटान के बीच में संबंध जो है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है भारत भूटान, लेकिन थोड़ा सा जान लो आप, इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत और भूटान के बीच में अगर हम कूटनीति की बात करें, डिप्लोमेसी की बात करें, तो 1949 में मित्रता और सहयोग की संधि है। बाद में 2007 में इसको हम लोग ने रिन्यूअल किया था। व्यापार के तौर पे देखें तो भारत, ये इंपॉर्टेंट है, भारत जो है वो आयात स्रोत और निर्यात गंतव्य के रूप में क्या है, भारत भूटान का सबसे शीर्ष व्यापारिक भागीदार है। भारत जो है शीर्ष व्यापारिक भागीदार है, वो जो बैलेंस जो है वो ट्रेड का वो भारत के पक्ष में है, यानी भारत अधिक वहाँ पे निर्यात करता है। ठीक है, भारत जो है भूटान में निवेश करने वाला सबसे अग्रणी देश है और एफडीआई का 50%, कुल एफडीआई का 50% भारत ही देता है। इसी के बीच में 2016 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी यहाँ पे की गई है और यहाँ पे शुरुआत भी की गई है। भारत जो है मतलब भूटान जो है भारत से सहायता पाने वाला सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। ठीक, और भूटान ने आपको पता होगा कि जैसे सभी राष्ट्र, जैसे भारत जो है 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य लेकर चल रहा है, उसी तरह से भूटान 2034 तक उच्च आय वाला राष्ट्र बनने का निर्णय लिया है। तो भारत ने ब्रांड भूटान और भूटान बिलीफ की जो अवधारणा है उसको बनाए रखता है। कनेक्टिविटी के लिए जो है अब देखें तो भारत जो है भूटान एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की योजना बना रहा है, जैसे कि गेलेफू माइंडफुल सिटी नाम इसका होगा, जो भूटान की सीमा को असम से जोड़ेगा। ये चीज़ें हैं कुछ। 4 भारत ने भूटान में जो 4 जो जल विद्युत परियोजना उसका निर्माण किया है, कुरुछू, ताला चूखा और मांगदेछू। ये भारत जो परियोजनाएं हैं भारत में क्या करती हैं, जल की विद्युत की आपूर्ति करती हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं। अब ये परियोजनाएं इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि आप देखो, अभी आपको मैंने भारत और नेपाल संबंधों को पढ़ाया था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि समझौते हुए थे 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा 10 वर्षों में भारत। तो यानी जो पड़ोस प्रथम की जो नीति है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, ये ना एहसास हो कि सिर्फ एक तरफा हो, बल्कि हम अगर उन देशों से कुछ खरीदते हैं, जैसे कि जल विद्युत की बहुत सारी संभावनाएं हैं नेपाल और भूटान में, क्योंकि वहाँ से जो पहाड़ी नदियाँ निकलती हैं काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी उनका जो है प्रवाह काफ़ी ज़्यादा तेज होता है और सब वो भारत की तरफ ही आती हैं। तो ऐसे में वहाँ पे जल विद्युत की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं और भारत की बिजली की आवश्यकता तो है ही। तो ऐसे में इन देशों से अगर हम बिजली खरीदते हैं तो उन्हें भी कुछ आय का साधन होगा, उनका भी जो निर्भरता जो हमारे ऊपर है उसमें कुछ कमी आएगी, क्योंकि उन्हें कुछ इनकम प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जाता है ताकि हमारी आपसी विश्वास, सुदृढ़ता और समन्वय जो है वो बना रहे। ठीक है, इन्हीं शब्दों का आप इस्तेमाल करके आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपको चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर करने में थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, सुरक्षा के तौर पे देखें तो भारत का जो सैन्य प्रशिक्षण बल है, ठीक है, MTRAT, वो पश्चिमी भूटान में स्थित है, रॉयल भूटान आर्मी को सहायता देता है। BRO ने जो है दंतक परियोजना के माध्यम से भूटान में सड़कों का निर्माण भी किया है। रुपए और भीम की शुरुआत भी की गई है वहाँ पे। ठीक है, भारत और भूटान की जो अंतरिक्ष एजेंसी उसने जो है भारत भूटान एसैट उपग्रह को विकसित किया है इस तरह से। और भूटान के बारे में थोड़ा सा आप देख लो तो यही आपको डोकलाम जो प्लेट्यू आप देख रहे होगे, यही डोकलाम प्लेट्यू, यहीं पे जो है विवाद हुआ था चाइना से। ठीक है, इसी पे विवाद चलता रहता है। नाथुला दर्रा आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे। ठीक है, अब मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये तो नीचे है, और लेसर हिमालय है, थिम्पू है, ठीक है, ग्रेटर हिमालय है, ठीक, दुआंग पास है, ये सब चीज़ों को देख लो आप। तो भारत अब इसकी देखो स्थिति कि ये लैंड लॉक देश है पूर्वी हिमालय में। भारत के 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा साझा होती है, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में। सभी नदियाँ यहाँ पे बहती हैं, वो भारत में मतलब आती हैं और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती हैं। विश्व का पहला कार्बन नेगेटिव देश कौन सा है? भूटान है। GDP के बताइए क्या करता है? जो है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी कि सकल राष्ट्रीय खुशहाली को प्रोत्साहित करता है। ये चीज़ें आपने देख लिया। हालांकि यहाँ पे चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, जो अभी आप देख रहे होगे। तो चीन ने डोकलाम के पास पांगड़ा नामक नया गांव बसा दिया है और सक्तिंग वन्यजीव अभयारण्य में इस पर दावा कर रहा है। सक्तिंग वन्यजीव अभयारण्य देखो ऊपर आप, तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे है शायद सक्तिंग वन्यजीव अभयारण्य इधर है। ठीक है, तो इसी पे दावा करता है ये। तो अभी क्या है कि भारत और रूस संबंध के बारे में थोड़ा देखना है। तो भारत और रूस द्विपक्षीय संबंधों को मैंने आपको मंथली मैगजीन में डिस्कस भी किया था
कि 2023 में भारत के जो है विदेश मंत्री ने रूस की ऑफिशियल यात्रा की और रूस और भारत ने 3 दस्तावेजों प्रोटोकॉल ऑन कंसल्टेशन पे हस्ताक्षर किए। इसमें से एक दस्तावेज एक है, ठीक है। 3 दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसमें प्रोटोकॉल ऑन कंसल्टेशन एक दस्तावेज है। अब इसी बात क्या हुआ है कि अभी आप देखो भारत और रसिया के द्विपक्षीय संबंधों को, तो भारत इसमें क्या है कि इसको स्ट्रैटेजिक स्तर तक बढ़ाया जा चुका है। 2+2 वार्ता भी होती है। भारत जो रसिया जो है रक्षा उपकरणों का बहुत प्रमुख सप्लायर भी है। S-400 T-9 टैंक जो है, Su-30 MKI लाइसेंस, फिर भारत में AK-230 राइफल उत्पादन, ब्रह्मोस मिसाइल, ये सब जो है हथियार भारत को जो है रसिया से ही मिलते हैं। दोनों देशों के बीच में रक्षा जो कॉर्पोरेशन है उसको बढ़ाने के लिए 2021 से लेकर 33 तक के लिए सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम पे मार्गदर्शन भी होता है। और इंद्र नामक जो है, इंद्र इंपॉर्टेंट है, CAPF वगैरह जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी। इंद्र नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है तीनों सेनाएं उस पर भाग लेती हैं। भारत और रसिया जो है पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान का समर्थन भी किया जा रहा है। साथ साथ जो है जो विश्वविद्यालय भारत और रूस, वो बेसिक जो है साइंस के साथ साथ जो है भारत रूसी नेटवर्क आर्कटिक अंटार्कटिक अनुसंधान क्षेत्रों में जो विस्तारित कर रहे हैं। और कुडनकुलम परियोजना के लिए जो है पावर यूनिट पर भारत और रूसिया ने सहायता के लिए हस्ताक्षर किए हैं। इसकी सीमाएं अगर देखें रसिया की, तो उत्तर रूस जो है उत्तर और पूर्व में आर्कटिक और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसके पूरी चीज़ों को आप ध्यान दो तो रूस जो है उत्तर पश्चिम में बाल्टिक सागर की ओर से है। और इसमें एक जो शहर है वो कौन सा है, सेंट पीटर्सबर्ग। तो सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, तो फिनलैंड की खाड़ी के तट पर स्थित है। ये किस पे स्थित है, फिनलैंड के खाड़ी के तट पर, ठीक है। रसिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है ये, ठीक। ट्रांस साइबेरियन रेल है, उसका पश्चिमी जंक्शन है, सबसे वेस्ट जंक्शन यही है, ठीक। रसिया का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है ये, रसिया की कभी राजधानी भी रहा था ये। और यहाँ पे हस्तशिल्प उद्योग का विकास हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रूस का वेनिस बोलते हैं। रूस का वेनिस किसको बोलते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग को बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसमें रसिया में देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको पढ़ाऊँगा जब, तो उसको पढ़ाऊँगा जब मैपिंग कराऊँगा। तो इसके बाद आपका आता है कि पड़ोसी देश हैं, इसमें कि रूस की सीमा उत्तर कोरिया, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया से लगती है। फिर आपका इसमें सीमा यूक्रेन, बेलारूस, लातविया, एस्टोनिया के साथ फिनलैंड, नॉर्वे से भी लगती है। दुनिया की सबसे बड़ी गहरी झील कहाँ पे, बैकाल में है। उच्चतम बिंदु जो है यहाँ पे माउंट एल्ब्रस है, ठीक है। ये चीज़ें आपने देख लिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट न्यूज जो रही हैं खबरों में, ये मैंने आपको पढ़ाया था मंथली मैगजीन में। नैम का जो है 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, युगांडा के कंपाला में हुआ। यही सबसे इम्पोर्टेंट है, कहाँ हुआ, ये कहाँ पे हुआ, कंपाला में हुआ। कंपाला में कहाँ पे, युगांडा में, ठीक है। अब नैम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि नैम की उत्पत्ति जो है वो कहाँ पे हुई थी, 1955 में बांडुक की जो एशिया अफ्रीका सम्मेलन हुई थी वहीं पे हुई थी। क्यों हुआ था, क्योंकि विश्व जो था उस वक्त शीत युद्ध से ग्रसित था। शीत युद्ध मैंने आपको बताया था, कोल्ड वार। मंथली मैगजीन आप क्लास देखिएगा, बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने इसको। उसके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी मैंने इसको पढ़ाया था, क्वेश्चन को दिखा करके कि मेंस में सवाल कैसे इसमें बने हुए हैं। तो शीत युद्ध का दौर चल रहा था, दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई थी, 2 बाइपोलर वर्ल्ड था। एक तो USA का था, जिसमें नेटो सैन्य संगठन था, और आपका जो है एक था USSR था, जिसमें सीएटो सेंटो जो था, शायद सीएटो था, सीएटो जो था सैन्य संगठन था। इसी प्रकार से जो है रसिया जो थी और जो USA था, USSR और USA 2 धड़ों में बटा हुआ था। तो इसी वक्त क्या होते, कुछ देश जो थे वो आज़ाद हुए थे हाल फिलहाल में, जो ब्रिटिश और अन्य उपनिवेशों से आज़ाद हुए थे। इन उपनिवेशों को जो पास समस्या क्या थी कि वे अपनी स्थितियों को मजबूत करना चाहते थे, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे उनके पास बहुत सारी समस्याएं थीं। और वे इन शीत युद्धों से उनका कोई लगाव नहीं था, बल्कि वे जो थे इससे पीड़ित थे। तो इन लोगों ने जो है, जो नए नए आज़ाद देश थे, उन्होंने सोचा कि हम किसी अगर एक गुट का हिस्सा बनते हैं तो फिर क्या होगा कि हमारा विकास और हमारी जो स्थितियां हैं वो और बद से बदतर होती चली जाएंगी। ऐसे में उन लोगों ने जो है तटस्थ रहने का प्रयास किया। और इसी के बाद जो है शीत युद्ध के चरम दौर पे क्या हुआ कि दुनिया के जो पश्चिमी जो आपके जो दक्षिणी जो देश थे, जिसको साउथ जो ग्लोबल साउथ बोलते हैं, जिसको ब्रेंट लाइन डिवाइड करती है ग्लोबल नॉर्थ से और ग्लोबल साउथ के बीच, जो विकासशील देश थे इन, ठीक है, इन लोगों ने एशिया, लैटिन अमेरिका और दुनिया के कुछ देश थे, उन्होंने क्या किया कि इसका गठन किया। कौन थे इसमें, तो भारत के जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्णो जो प्रमुख नेता थे, फिर टीटो थे यूगोस्लावाकिया के, नासिर थे मिस्र के, और नक्रुमा थे घाना के। इन लोगों ने मिलकर के नैम के गठन की भूमिका निभाई। और ये सभी जो नेतागण थे वो संस्थापक सदस्य थे। बांडुक के 10 सिद्धांतों के द्वारा इसमें अपनाया गया था। पहला शिखर सम्मेलन इसमें कहाँ हुआ था, नैम का बेलग्रेड में हुआ था। वर्तमान में 121 सदस्य हैं भारत सहित,
ठीक है। इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें ये जो नाम है इसका पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित है, जो कि 1954 में भारत और चाइना के बीच में जो इसके संचालन नीति का सिद्धांत बना था। इसका कोई चार्टर या संधि नहीं है, कोई सचिवालय स्थायी तौर पे है नहीं, ठीक। तो इस जो यहाँ पे जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ है युगांडा के कंपाला में, उसमें इस वर्ष का जो शिखर सम्मेलन का थीम था वो था कि साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग में वृद्धि। इसी में दौरान कंपाला घोषणा पत्र बनाया गया और इम्पॉर्टेंट सबसे स्टार मार्क करना है, साउथ सूडान जो है वो नया सदस्य बना है, 121वां देश बना है नैम का, ठीक है। ये देख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट आर्टिकल आता है जेनोसाइड कन्वेंशन। तो ICJ जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसने इजराइल के खिलाफ जो है नरसंहार के केस में अंतरिम फैसला सुना दिया है। और क्योंकि इसको मैंने मंथली मैगजीन आपको पढ़ाया था कि साउथ अफ्रीका ने ICJ में इजराइल पे जेनोसाइड कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप लगाया था, मतलब नरसंहार का जो है ये आरोप लगाया था, नरसंहार का जो, ठीक है। तो इसमें तथ्य ये था कि ICJ में दक्षिण अफ्रीका बनाम इजराइल का मामला चल रहा था, जिसमें बताया गया कि इजराइल गाजा में जो सैन्य अभियान कर रहा है उसमें जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ है। तो ICJ ने फैसला सुनाया कि इजराइल को गाजा में जो है नरसंहार को रोकने के लिए सभी उपाय करने होंगे, ठीक है। हालांकि जो अभी तक दोषी नहीं बताया गया है और ना ही कोई इस पर आदेश दिया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि आपको जो है रोकना पड़ेगा। तो जेनोसाइड कन्वेंशन न्यूज में है कि इसको 1948 में जो है नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पे कन्वेंशन के तौर पे बनाया गया था पहली बार, और ये UNGA की जो है सबसे पहली मानवाधिकार संधि है UNGA की, ठीक है। ये युद्ध और शांति दोनों समय में जो नरसंहार हो सकते हैं उसके रोकने के लिए बनाया गया था। अभी हाल देखा जाए तो 153 देशों ने इसका अनुमोदन किया है, भारत ने भी किया था 1949 में और हस्ताक्षर, लेकिन अनुमोदन किया 1949 में, लेकिन इसके विषय पे जो है जेनोसाइड कन्वेंशन पे कोई कानून भारत ने नहीं बनाया है, ठीक है। ICJ जो है कन्वेंशन की व्याख्या करने के लिए और प्रवर्तन के लिए सुनवाई करता है इसी जेनोसाइड कन्वेंशन के लिए। अब आता है कि दो चीज़ें, एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और एक होता है इंटरनेशनल जो है क्रिमिनल कोर्ट, ICC और ICJ। इन दो जो है आपकी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं। इसके बीच में बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, लोग कन्फ्यूज होकर के सवाल गलत कर देते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, इसको मैंने हालांकि समझाया हुआ है पहले भी। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है 1945 में UN के चार्टर द्वारा बनाया गया और 1946 से इसने वर्क शुरू कर दिया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? द हेग पीस पैलेस में है, ये न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, ठीक है, ध्यान देना है। जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार सभी जो कानूनी विवाद होते हैं उसका निपटान करता है, सलाह करता है। 15 न्यायाधीश होते हैं, UNGA और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए इसको चुना जाता है, ठीक। वर्तमान में भारत से भी एक न्यायाधीश है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है और दूसरी क्या है? फ्रेंच है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दो, केवल जो है कोई विवाद होगा केवल राष्ट्र ही जो है वहाँ पर उपस्थित होते हैं। जैसे कि इस न्यायालय में कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई NGO, कोई निगम या निजी संस्थान उपस्थित होकर के सुनवाई नहीं कर सकते। केवल देश, जैसे भारत जाएगा, पाकिस्तान जाएगा, नेपाल जाएगा, जिस मतलब केवल जो राष्ट्र होते हैं वही इसमें क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है इसमें जो है इसको रोम संविधि द्वारा स्थापित किया गया था 1998 में। ये हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है, ध्यान देना है, मुख्यालय में, ठीक है। और यहाँ पे आपराधिक मामलों पे मुकदमा चला जाता है, ठीक है। जैसे अपराध में नरसंहार हुआ, मानवता के खिलाफ अपराध हुआ, युद्ध अपराध हुआ, आक्रामकता हुआ, व्यक्ति पे अपराध हुआ। भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। ICC का सदस्य भारत नहीं है, ICJ का भारत सदस्य है, ठीक। अब जो ICC होता है इसका निर्णय अंतिम होता है और सभी पक्षकारों पे क्या होता है? बाध्यकारी होता है। इसके पास कोई पुलिस फोर्स नहीं होती है, ये जो नेशन है, राष्ट्र उनके सहयोग से काम करता है, ठीक। तो तुलना में देखो तो केवल राष्ट्रों के बीच में विवाद की सुनवाई कौन करेगा? ICJ करेगा। और ICC क्या करता है? व्यक्तियों पे आपराधिक मुकदमा चलाता है, मानवता के खिलाफ, नरसंहार के खिलाफ मुकदमा चलाता है, ठीक है। ये देख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट आर्टिकल आता है कि समिट फॉर डेमोक्रेसी। समिट फॉर डेमोक्रेसी का तीसरा संस्करण का संबोधन किसने किया? PM ने किया, हमारे PM ने किया। किसके द्वारा पहल की गई थी? तो अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा पहल की गई थी। लोकतंत्र के जुड़े मुद्दों को, अनुभवों को साझा करने के लिए, मानवाधिकारों को मजबूत करने के लिए, लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने के लिए, वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की लड़ाई के लिए जो है ये अमेरिकी राष्ट्रपति की पहल है। तीसरी संस्करण था, PM ने संबोधन किया था और अमेरिका इसके लिए जो है इसको फंडिंग करता है, ठीक है। अमेरिका के जो है इसको पहल के लिए फंडिंग करता है। मिशन स्पाइडस, जो यूरोपियन संघ है EU, इसने मिशन स्पाइडस शुरू की है। क्यों शुरू किया है? मैंने आपको पढ़ाया था कि लाल सागर से जो जहाज गुजर रहे हैं उस पर हूती विद्रोही, जो यमन की हूती विद्रोही हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, यमन के हूती विद्रोही ये हमला कर रहे हैं।
क्यों हमला कर रहे हैं? तो हमला इसलिए कर रहे हैं कि जो इजराइल और गाज़ा पट्टी पे जो जो विवाद चल रहा है उसमें हम उसी हमलों का ये बता देने के लिए एक प्रकार से जो है ईरान द्वारा बैकअप किए गए ये जो विद्रोही हैं ये टारगेटेड जहाज़ों पे जो है अटैक करते हैं। तो ईरान अब जो यू के अनुसार ईरान जो है हुती विद्रोहियों का समर्थन कर रहा है, तो ये इसीलिए जो है ये क्या बनाया जाएगा, मिशन स्पाइडर शुरू किया गया है ताकि जो नौवहन की स्वतंत्रता के संरक्षण हो सके, जहाज़ों को सुरक्षा हो सके और हमलों की रक्षा की जाएगा जहाज़ों से। कहाँ शुरू किया जाएगा? तो बाब अल मंडेब और होर्मुज जल जमरू मध्य। इंपॉर्टेंट है, मैप में जरूर देखना आप। लाल सागर, अदन की खाड़ी, अरब सागर, ओमान की खाड़ी और अरब की खाड़ी, इन सारे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में यहाँ पे चलाया जाएगा। इनको सभी को देख लेना है मैप में, इसके आसपास के सभी कंट्रीज़ को लोकेट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है वाइमर ट्रायंगल। तो जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस के विदेश मंत्रियों ने वाइमर ट्रायंगल को फिर से सक्रिय के लिए करने के लिए भेंट किया गया था। इसका जो गठन 1991 में किया गया था। क्षेत्रीय समूह है जो यूरोपियन के लिए साझा विजन को विकसित करता है और तीनों देश जो जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस है उनके बीच में घनिष्ठ संबंधों को यह स्थापित करता है, ठीक है। अभी देखना, अब इसमें आता है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता हुई थी, रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ। कहाँ पे हुआ? तो बिश्केक कहाँ पे है? किर्गिस्तान में। कौन थे मुख्य भाग लेने वाले? भारत था, ईरान था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, रूस था, ताजिकिस्तान था, तुर्कमेनिस्तान था, उज्बेकिस्तान था। यूपीएससी ने 2 वर्षों में इस पर सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो मिडिल एशिया पे जो है आपको पढ़ लेना है, ये आपको पढ़ना है, इनके देशों के कौन किसके आसपास जो इनका सीमा सजा करता है, सभी देशों को आप लोग एक बार मैप में ज़रूर देखना, ठीक है। देख के जाना, मैं बता रहा हूँ, स्टार मार्क कर रहा हूँ, इस पर देख के जाना, सवाल गलत ना होने चाहिए, फिर आएंगे सवाल तो आप लोग फिर कहोगे कि नहीं हो पाया, तो ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। ऑपरेशन इंद्रावती भारत ने शुरू किया है। ऑपरेशन इंद्रावती तो किसके तहत, तो किस लिए? तो हैती से अपने नागरिकों को निकालकर डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंचा रहा है। 12 लोगों को निकाला गया है क्योंकि हैती में आपातकाल लागू हुआ है। मैंने आपको पढ़ाया था ऊपर, क्योंकि सशस्त्र समूहों द्वारा जो है देश की सबसे बड़ी जेल हमला की गई थी, ठीक। अब आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है जारी किया गया, मैं आपको पढ़ाया भी था ये वाला। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 80 स्थान है भारत की रैंकिंग। यानी क्यों होता है? तो जो है कि अगर बिना वीज़ा के जो है आप जितने देशों में जा सकते हो, आवाजाही कर सकते हो, उसी आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है। तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन पहले नंबर पे हैं। इतने सारे देश, ये कंप्लीट हो गया। अब आता है सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे, मुक्त आवाजाही व्यवस्था। तो मुक्त आवाजाही व्यवस्था के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटीज़। सुर्खियों में क्यों रहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत और म्यांमार के बीच में मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने के लिए और इस पर भारत म्यांमार की जो सीमा है ये वाली इस पर फेंसिंग करने के लिए जो है ये यहाँ पे फैसला किया है, ठीक है। तो मैंने आपको मंथली मैगजीन में इसको पढ़ाया भी था, खूब डिटेल में पढ़ाया था, इसमें मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, ठीक है। तो भारत और म्यांमार के बीच में मुक्त आवाजाही की व्यवस्था जो है 16 किलोमीटर तक दोनों सीमाओं के बीच पे आसपास रहने वाले लोगों के लिए थी। 2018 में एक ईस्ट पॉलिसी के तौर पे इसको जो है बनाया गया था, जिसमें जो है क्यों बनाया गया था? तो कि क्या है कि जो पारिवारिक संबंध भी बहुत सारे लोगों के होते हैं सीमाओं के आसपास, और सीमा पार क्या है कि मजबूत निर्याती संबंध भी हैं। स्थानीय व्यापार के लिए और व्यवसाय को बनाए रखने के लिए ये व्यवस्थाएं बनाई गई थी। किंतु क्या हुआ कि बहुत बार तस्करी, ठीक है, अवैध अप्रवासन, और कई बार जो है मैतेई समुदाय से विवाद हुआ तो कुकी चीन जनजाति समुदायों के लिए अवैध अप्रवासन का था जी मुद्दा। फिर इसके बाद म्यांमार में जो है कई बार क्या कि सैनिक शासन से लोग शरण ले रहे हैं, तो पूर्वोत्तर के राज्यों पे जनसांख्यिकी परिवर्तन और सुरक्षा का भी गंभीर मुद्दा है। इसी प्रकार से जो है देश की इंटरनल सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए पूर्वोत्तर की जनजातियों को संरक्षण के लिए इम्पोर्टेंट है ये। राजनीतिक उथल पुथल है म्यांमार में, और नशीले पदार्थों की तस्करी और जो है अवैध हथियारों की तस्करी से राजनीतिक अस्थिरता से लेकर के आर्थिक दिक्कतें और जनसांख्यिकी परिवर्तन, संसाधनों पर दबाव आदि तमाम समस्याएं जो हैं ये उभर कर सामने आती हैं। इसलिए जो है ये फैसला लिया गया है, ठीक है। तो भारत म्यांमार सीमा को अगर देखो आप, तो सबसे अधिक जो सीमा कहाँ से बनती है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ भारत जो है भारत म्यांमार की सीमाएं साझा होती हैं। इस फैक्ट को आपको याद रखना है, 520 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद आपको सेकंड नंबर पर ध्यान देना है, मिजोरम से साथ होती हैं 510 किलोमीटर। सबसे कम नागालैंड से साझा होती हैं, ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। असली सीमा यहाँ पर देखो आप, तो म्यांमार की तो राजधानी क्या है? नाय पी ताओ, ठीक है, इसकी राजधानी है, कैपिटल है। स्थलीय सीमाएं चाइना से, लाओस से, थाईलैंड से, बांग्लादेश से और भारत से साझा होती हैं। समुद्री सीमाएं देखें तो अंडमान के निकोबार और बंगाल खाड़ी से होती हैं। जल निकाय इरावदी नदी है और साल्वी नदी, ठीक है, ये साल्वी है, चीन में उद्गम होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक।
अभी आप देखो तो दोनों देशों के जो है भारत और म्यांमार ने, दोनों देशों ने बिम्स्टेक और मेकांग गंगा सहयोग के सदस्य हैं और इसको सार्क में पर्यवेक्षक का दर्जा भारत ने दिलवाया था 2008 में। इंपॉर्टेंट है, भारत और म्यांमार के बीच में जो है द्विपक्षीय सेना अभ्यास होते हैं, इम्बैक्स, ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ग्रे जोन वारफेयर, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ग्रे जोन वारफेयर, फरवरी मंथ की मैगजीन में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो CDS हैं भारत के, उन्होंने रायसीना डायलॉग हुआ, उसके संस्करण में इस पे बात किया, ग्रे जोन युद्ध के बारे में। अब चर्चा हो रही थी, तो रायसीना डायलॉग क्या है कि जियो पॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक जो इश्यूज होते हैं उस पर एक भारत द्वारा सम्मेलन आयोजित करते हैं। किसके द्वारा? तो विदेश मंत्रालय और ORF के द्वारा, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ORF, जो लोग इनका पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस सब्जेक्ट रहा होगा वो लोग ORF के आर्टिकल पढ़ते होंगे। इस पर इंटरनेशनल रिलेशन समेत जितने भी फॉरेन पॉलिसी के जानकार हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनके आर्टिकल्स आते रहते हैं ORF में। और ये प्रमुख संस्था है, एक तरह से थिंक टैंक है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की जो है अनौपचारिक तरीके से बातों को रखती है। यही जो है रायसीना डायलॉग कराती है। इसकी थीम थी चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और जो है सृजन, ठीक। तो ये इसकी थीम थी। तो इसी में बात किया गया कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि जो ग्रे जोन युद्ध है, इसका इस्तेमाल दक्षिण चीन सागर और भारत की उत्तरी सीमाओं पर किया जा रहा है, और चीन जो है ताइवान के खिलाफ भी ग्रे जोन युद्ध रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है। प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पहले बात बता दूँ, ठीक है, ये मेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ ग्रे जोन युद्ध है क्या। अब ये जैसे पारंपरिक युद्ध होता है, क्या होता है युद्ध में? होगा मिसाइलें चलेंगी, ठीक है, पहले के ज़माने में तलवार चलती थी, भाला चलता था, ठीक है, तीर कमान होते थे। इसके बाद समय बदला, गोला बारूद आए, अब क्या है, मिसाइल होती हैं, मिसाइल अटैक्स होती हैं, फिर आपके जो है पारंपरिक तरीके से गोलीबारी होगी, या फिर आप मान लो कि एयरफोर्स से अटैक होगा, नेवल अटैक हो सकता है, पारंपरिक तरीके हैं युद्ध के। लेकिन अब क्या हुआ है कि समय के साथ बदलाव हुआ है, देश जो है एक दूसरे पर जो है आर्थिक निर्भरताएँ बढ़ी हैं, आर्थिक साथ साथ सामाजिक निर्भरताएँ भी बढ़ी हैं, एक तरह से देशों की कूटनीतिक निर्भरताएँ भी बढ़ी हैं, यानी टोटल मिलाकर निर्भरताएँ बढ़ी हैं, इंटरडिपेंडेंस बढ़ी है। इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशन में एक थियोरी आती है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस यही कहती है कि युद्ध अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब निर्भरता इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि एक देश दूसरे देशों से युद्ध करने के बारे में वो 1000 बार सोचेगा। क्यों सोचेगा? क्योंकि उसके पास अब क्या है कि सभी देशों के पास लगभग परमाणु हथियार है, बहुत सारे देशों के पास हथियार है। अब उसकी लागत भी काफ़ी अधिक है। अगर युद्ध होता है, पारंपरिक संघर्ष अगर युद्ध होते हैं, युद्ध होंगे पारंपरिक तरीके से, तो उसके जोखिम काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब काफ़ी बड़े स्तर पे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है, संसाधनों की हानि हो सकती है। ऐसे में देश क्या प्रेफर कर रहे हैं? संघर्ष तो हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, किंतु अगर देखा जाए तो संघर्षों की प्रवृत्ति में बदलाव आया है, प्रवृत्ति नेचर में उसके बदलाव आया। कैसे आया है? तो अब क्या होता है कि देश क्या करते हैं कि किसी भी प्रतिद्वंदी को उसको खतरा महसूस नहीं कराते हैं, और हमले का एहसास किए बिना उस पर जो है नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसको जैसे चीन की सलामी स्लाइसिंग रणनीति, जिसमें क्या करता है, छोटे छोटे तौर पे कब्जा करता है, छोटे छोटे, जैसे भारत के साथ क्या करता है, देखो आप, उसने अक्साई चीन पे कब्जा किया, कभी डोकलाम पे बात करेगा, कभी अरुणाचल प्रदेश में जाएगा, कभी उत्तराखंड में जाएगा, कभी हिमाचल में जाएगा, कभी पेंगोंग त्सो में जाएगा। इसी तरह से चाइना पे क्या करता है, ताइवान पे क्या करता है, वो भी हमेशा थोड़ा थोड़ा दावा करता रहता है। 9 डैश लाइन पे छोटे छोटे जो द्वीप हैं उस पर दावा करता है। फिर इधर आपको आया उधर स्ट्रैटेजिक तरीके से, तो श्रीलंका पे भी उसने जो है हवा दावा बोल दिया था, जो उसका वो था पोर्ट था, ठीक है। इसी प्रकार से जो है अन्य क्षेत्रों पे भी जो है ये विस्तार बढ़ाता रहता है। तो क्या होता है ना कि ये पारंपरिक तरीके से एहसास तो होता नहीं कि युद्ध हो रहा है, किंतु ये छोटे छोटे तरीकों से जो है वो क्रमिक तौर पे कब्जा होते रहते हैं, और इससे क्या होता है कि जो प्रतिद्वंदी होगी उसकी कितनी सहनशीलता है ये भी टेस्ट हो जाता है, कितना सह सकता है देश को, ठीक है। ये चीज़ें हैं, और ऐसी गतिविधियों को नोटिस होता नहीं है, ठीक। अभी आप देखो इसका एक तरीका भी है कि साइबर अटैक, जैसे अभी हाल फिलहाल में देखोगे तो 2-3 साल पहले महाराष्ट्र मुंबई में पूरे ब्लैकआउट हो गया था, बिजली कट गई थी। वहाँ पे क्या हुआ था, अटैक हुआ था कि वो जो है अटैक जो है साइबर अटैक चाइना की तरफ से किया गया था। हमारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उस पर अटैक होना, तो इस प्रकार की जो संभावनाएं होती है ना अटैक करने की, वो चीज़ें बदल रही हैं। इसी बात पर यहाँ पर जोर दी जा रही थी, बस इतना ही आपको जानना है। प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। अदिति स्कीम, अदिति स्कीम जो है, अदिति इंपॉर्टेंट है, आईडेक्स अदिति स्कीम। तो आईडेक्स फ्रेमवर्क के तहत जो है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आईडेक्स, अदिति स्कीम की योजना की शुरुआत की गई। कौन मंत्रालय लागू कर रहा है? रक्षा मंत्रालय लागू कर रहा है। क्यों? इसका उद्देश्य क्या है कि डीप टेक जो स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी है,
इम्पॉर्टेंट डीप टेक जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है 30 उनका डेवलपमेंट करना है। इसके लिए जो है उत्पादन विकास का जो है 50% का हम लोग अनुदान देंगे। और इसमें कौन कौन सी शामिल है प्रौद्योगिकियाँ, तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत में इसके लिए कोई क्षमताएँ इसकी उसको डेवलप करने के लिए नहीं है। तो ऐसी तकनीकों को जो है रक्षा क्षेत्र में उपयोग वाली होंगी ही, तो निर्यात भी किया जा सकेगा। और इसी के जो है जो इसको इसी योजना को शुरुआत की गई है कि ताकि हम जो स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट डीप टेक उनको हम डेवलप कर पाएँ। तो इनके लिए कौन पात्र होंगे, तो स्टार्टअप्स ऐसे जो कि मतलब जो उद्योग संवर्धन व्यापार विभाग है उसके दायरे में आते हैं और मान्यता प्राप्त हो स्टार्टअप्स हों, या एमएसएमई के रूप में परिभाषित कंपनियां हों, या पंजीकृत व्यक्तिगत जो इनोवेटर्स हैं वो हों, वे भी इस पे जो है यहाँ पे दावा कर सकेंगे। इसकी योजना अवधि अगर देखिए तो 2023-24 से लेकर 25-26 तक है। ठीक, आईडेक्स के लिए आप देखो तो डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन एक कामकाजी फ्रेमवर्क है। डीआईडीओ, अब डीआईडीओ की जो है डीआईडीओ के गठन किसने किया था, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा किया गया था। ठीक, अब युवाओं को प्रमोट करने के लिए इसमें क्या किया जा रहा है कि आईडेक्स को आईडेक्स प्राइम के रूप में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए का जो मतलब राशि है उसको बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, 10 करोड़ कर दिया गया है इसमें। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल आता है रक्षा औद्योगिक गलियारे, डिफेंस जो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। तो गोला बारूद और मिसाइलों के निर्माण के लिए निजी सेक्टर का पहला प्रतिष्ठान कहाँ पे हुआ शुरू, तो कानपुर यूपी में हुआ। यूपी पीसेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, इसे यूपी के रक्षा औद्योगिक गलियारे में खोला गया है। दूसरा गलियारा कहाँ पे, तमिलनाडु में है। तो इसी में जो है निजी क्षेत्र में अगर देखो तो रक्षा उद्योग क्षेत्र में 100% की भागीदारी जो है वो निजी क्षेत्र की 2001 में अनुमति दी गई थी। अगर आप देखो तो सरकार की कुछ पहले हैं जिसमें कि रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया भी है, जिसमें कि अब देखो तो एफडीआई का उदारीकरण भी किया गया है, जिसमें कि ऑटोमेटिक रूट के जरिए मुंबई वाले रूट के जरिए 74% की एफडीआई की अनुमति दी गई है। आईडेक्स योजना शुरुआत की गई है रक्षा उत्कृष्टता के लिए। ठीक है, जो ऊपर आपने देखा सृजन पोर्टल को शुरू किया गया है। स्वदेशीकरण मतलब उसमें रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण में एमएसएमई को सुविधा देने के लिए। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हुए हैं साइबर सिक्योरिटी में उस पर यहाँ पे चीज़ें की गई हैं। ठीक है, सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम CFC FRMS, इसमें 2023 में वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के लगभग 1.1 मिलियन जो है मामले दर्ज किए। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट को आप चाहो तो साइबर सिक्योरिटी वाला जो रीजन जो सवाल आएगा मेंस उसमें भी लिख सकते हो आप। और सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा अपना स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य है कि वित्तीय धोखाधड़ी को रोका जाए और धोखेबाज जो धन की हेरा फेरी करते हैं उसको रोका जाए। स्थापना किसने की है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की है। ठीक है, बस इतना आपको जानना है। फिर आता है डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म है, ये गृह मंत्रालय ने शुरू किया है और इसका विकास किसने किया है, तो NIA ने डिजाइन किया है इसको, NIA ने। ठीक है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है इसने जिसको डिजाइन किया है। करेगी क्या, तो ये जो है कि ये राज्य पुलिस के बलों के साथ उनकी जांच और अभियोजन में मदद करेगी। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है संकलन ऐप भी शुरू की गई है। संकलन ऐप किसने शुरू किया, गृह मंत्रालय ने शुरू किया। तो दो हो गया प्लेटफॉर्म, एक जो हो गया CCMS और एक संकलन क्या करेगा, NCRB द्वारा जो नए आपराधिक कानून है उसका एक संग्रह की जाएगी इसमें, और जो पुराने आपराधिक कानून थे नए आपराधिक कानून थे उसके बीच में एक जो सेतु के रूप में ब्रिज के रूप में इसको डिजाइन किया गया है। सभी आपराधिक कानूनों की जानकारी इससे हो पाएगी, ऑफलाइन मोड में भी काम करेगी, दूरदराज क्षेत्र में भी इसकी उपलब्धता रहेगी जो आपका संकलन ऐप के। ठीक है, जूस जैकिंग, सवाल ऐसे UPSC छोटे छोटे टर्म्स ऐसे होते हैं ना जो आपने कभी सुने ही ना हो, जो किसी किताब में होंगे ही नहीं, वो सवाल पूछता है UPSC। तो जूस जैकिंग उसमें से एक है। RBI ने जूस जैकिंग की बढ़ती हुई घटनाओं को लेकर यूजर को पब्लिक पोर्ट का उपयोग करने और मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के प्रति सचेत किया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ जूस जैकिंग क्या होती है। आप कभी जानते हो, आप मान लो कि यात्रा कर रहे हो, ठीक है, आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, रेलवे स्टेशन पे या आसपास जो है कई सारे जो है कि चार्जर लगे होते हैं, चार्जिंग सॉकेट होते हैं, आप अपना मोबाइल चार्जर लगाए और मोबाइल चार्ज करने लगे। ठीक, अब ये क्या हो सकता है कि एक प्रकार का नया साइबर हमला आया हुआ है, जिसमें होता क्या है कि जो हैकर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से डेटा चुराने के लिए जो USB पब्लिक तौर पे जो USB चार्जिंग स्टेशन है उसमें क्या करेंगे, मलवेयर लोड कर देते हैं। ठीक, अब ये क्या करता है मलवेयर, जैसे आपने मोबाइल चार्ज में लगा दिया, ठीक, अब उस समय ये मलवेयर चले जाएंगे और डिवाइस को लॉक कर देंगे और साइबर अपराधी आपके पर्सनल डेटा पासवर्ड तक पहुँच करके आपके जो है डेटा को खंगाल लेंगे।
आपको जो है ये सारी चीज़ें आपके ऊपर जो ये बैंकिंग वगैरह पे खतरा हो जाता है। तो इस प्रकार का जूस जैकिंग ये खतरा देखने को मिला है। हवाई अड्डे, होटल, शॉपिंग सेंटर पे, पब्लिक स्टेशन पे ऐसे हमलाएं दर्ज की गई हैं। ठीक है, अब आता है कुछ अनइम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। ट्रेड इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2023 ट्रेंड्स। तो सिपरी ने जो है जारी किया है रिपोर्ट। सिपरी एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो जारी करता है आर्म्स रिलेटेड जो डेटा होते हैं। तो बताया उसने कि अपनी रिपोर्ट में कि यूएसए जो है दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है, फ्रांस दूसरा बड़ा सबसे निर्यातक है, और भारत का जो है दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है। सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? यूएसए। भारत जो है सबसे बड़ा आयातक है, और भारत का सबसे प्रमुख आयातकर्ता कौन है? वो है आपका रसिया। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान देना है। दियाना इनिशिएटिव, ठीक है, डिफेंस इनोवेशन एक्सेलरेटर फॉर द नॉर्थ अटलांटिक, दियाना इनिशिएटिव। इसने फिनलैंड में एक एक्सेलरेटर और 2 परीक्षण केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दियाना पहल है क्या? नेटो ने शुरू किया इस पहल को, दियाना पहल को। इसका क्या था कि पूरे नेटो का गठबंधन उसमें दोहरे उपयोग वाली जो इनोवेशंस क्षमताएं हैं, कैपेसिटी हैं, उसको पता लगाना और तेजी लाना है। डीप टेक्नोलॉजी को विकसित करना है। रिसोर्सेस नेटवर्क और मार्गदर्शन देती हैं इस क्षेत्र में। सभी जो नेटो सदस्य हैं वो दियाना के सदस्य हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। आईएनएस जटायु जो है नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय को नौसेना में, भारतीय नौसेना में आईएनएस जटायु के रूप में शामिल किया गया है। मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है, आप जानते ही होंगे। लक्षद्वीप में भारत का दूसरा नौसैनिक अड्डा भी है, और पहला नौसैनिक अड्डा जो है आईएनएस दीपरक्षक है जो कवरत्ती में है। ठीक, इससे क्या होगा कि पश्चिमी अरब सागर में जो समुद्री डकैती है, ड्रग तस्करी, इसके खिलाफ भारतीय नौसेना जो है वो अपना ऑपरेशन चला पाएगी। भारतीय नौसेना को जो है क्षमताओं को बढ़ाएगा, कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। आईएनएस संधायक है। आईएनएस संधायक को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। सर्वे वेसल लार्ज श्रेणी का पहला पोत है, एसवीएल श्रेणी का पहला पोत है ये, जो हाइड्रोग्राफिक उपकरण से लैस है। जिसमें क्या होगा? हाइड्रोग्राफिक मतलब कि हाइड्रो मतलब जल, ग्राफिक मतलब कि वो उनसे संबंधित जो भी उपकरण है, इसमें कि गहरे और उथले जल में मल्टी को इको साउंडर हो गया या अंडर वाटर व्हीकल, ये सब है। इसमें तमाम प्रकार की जो है इसमें सुविधाएं हैं, उपकरण हैं, जो क्या कर सकता है? युद्ध और आपात की स्थिति में हॉस्पिटल या पोत के रूप में भी कार्य कर सकता है। इसमें सबसे अधिक अच्छी बात है कि 80% से अधिक सामग्री जो है वो हमारी स्वदेशी सामग्री है। नेक्स्ट आप आता है आर्टिकल स्टीग सिग्नल टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड एडॉप्टेशन ग्रुप। थल सेना ने भविष्य के लिए जो है भविष्य के युद्ध के लिए विशेष टेक्नोलॉजी वाली यूनिट स्थापना की है। किसने? थल सेना ने। उसका क्या नाम है? स्टीग, STEAG। इसका तात्पर्य है कि सिग्नल टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड एडॉप्टेशन ग्रुप। ये इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, 6D टेक्नोलॉजी जैसी अनेक प्रकार की जो भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजीज हैं, इनोवेशंस हैं, इवोल्यूशंस करने वाली अपनी तरह की पहली इकाई है। ठीक है, अब इस थल सेना का किस पहल का हिस्सा है? ऑन पाथ टू द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ऑन पाथ टू ट्रांसफॉर्मेशन की रास्ते पर इस एक पहल है। इसका इसी पहल का एक हिस्सा बनाया गया है। इसमें स्टीग की स्थापना की गई है जो भविष्य के युद्ध के लिए एक विशेष तौर के स्पेशल जो है टेक्नोलॉजी वाली यूनिट होगी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि कम्युनिकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है। वायर्ड और वायरलेस सिस्टम में टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए सबसे जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी पहचान करना, उपयोग करना है। इसकी आवश्यकता क्यों है? कि युद्ध की प्रवृत्ति जो है वो बदल रही है, नेचर जो है उसका बदल रहा है। ठीक है, तो सटीकता बहुत जरूरी है, ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये लक्षित हमलों के लिए जो है ड्रोन, लेजर हथियार का इस्तेमाल किया जाने लगा है। बेहतर इंटेलिजेंस को एकत्रित करना इंपॉर्टेंट है। AI संचालित टूल नेटवर्क का उपयोग करना हो, या सेंसर हो, या सैटेलाइट हो, इसलिए टेक्नोलॉजी को विकसित करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके लिए शुरू किया गया है ऑपरेशन संकल्प के 100 दिन पूरे हो गए हैं। भारतीय नौसेना ने दिसंबर में शुरू किया था, मैंने आपको पढ़ाया भी था। 3 क्षेत्रों में किया जा रहा है, अदन की खाड़ी, आसपास क्षेत्र में, अरब सागर में, फिर सोमालिया का पूर्वी तट में। क्या है कि भारत के समुद्री हितों की रक्षा करना, समुद्री खतरों का मुकाबला करना, पायरेसी को उभरने से रोकना और हिंद महासागर में नशीले पदार्थों के व्यापार पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया था। ठीक है, इसके 100 दिन पूरे हो गए हैं। अब सुर्खियों में रहे कुछ एक्सरसाइजेस, जो कुछ प्रमुख एक्सरसाइजेस सुर्खियों में रही हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। द्विपक्षीय बायलैटरल जो है सैन्य अभ्यास, तो मलेशिया के साथ समुद्र लक्षण सैन्य अभ्यास होता है जो नौसेना का है। थाईलैंड के साथ अथ्युथाया सैन्य अभ्यास। ठीक है, इंडो थाई कोपार्ट। ठीक, इसके बाद किर्गिस्तान के साथ खंजर सैन्य अभ्यास। ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। सेशेल्स के साथ लामितीय सैन्य अभ्यास जो है ये भी है। फिर यूए के साथ डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास था। सऊदी अरब के साथ
सदा तनसीक सैन्य अभ्यास, और यूएसए के साथ टाइगर ट्राइम्फ, ठीक है, सी डिफेंडर्स, ये कुछ सैन्य अभ्यास थे जो द्विपक्षीय जो है देशों के साथ जो है भारत ने किए। ठीक, अब आता है कि सुर्खियों में रहे कुछ घरेलू सैन्य अभ्यास थे, त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास थे और बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास थे। इस तरह से इन चीज़ों को हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑपरेशन सर्वशक्ति थी, घरेलू अभ्यास में देखा जाए तो थल सेना ने शुरू किया था जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को गतिविधियों को रोकने के लिए, पाकिस्तान के मंसूबों को जवाब देने के लिए। क्या किया था थल सेना ने? ऑपरेशन सर्वशक्ति। 2003 में इसी तरह से सर्प विनाश चलाया था आतंकवादियों से निपटने के लिए। भारत शक्ति का शुरू किया गया कहाँ पे? तो तीनों सेनाओं का जो है फायरिंग और युद्ध अभ्यास के लिए पाकिस्तान के पोखरण रेंज में यहाँ पे भारत शक्ति नामक जो है ये सैन्य अभ्यास चलाया गया। त्रिपक्षीय मतलब 3 देशों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। तो अभ्यास डेजर्ट नाइट शुरू की गई थी। कहाँ पे? भारतीय वायुसेना ने शुरू किया था। किस किस के बीच में? तो भारतीय वायुसेना थी, फ्रांसीसी वायुसेना थी और यूएई की वायुसेना थी, इसने हिस्सा लिया था। ठीक है। IMT ट्राइलेट 2024 भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया ने शुरू किया था। एक ज्वाइंट समुद्री सैन्य अभ्यास है। आप अभ्यास दोस्ती 16 की जो है यहाँ पे सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। किसके बीच में? भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में। इसी तरह से कुछ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास थे, बहुत सारे देश इसमें अभ्यास लिए। सी ड्रैगन अभ्यास था, इसमें भारतीय नौसेना और अन्य भागीदारों की नौसेनाओं के बीच में तालमेल हुआ, जिसमें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान के भाग ली थी। मिलान एक्सरसाइज थी, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास 2 साल में एक बार होता है। 4 देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और श्रीलंका ने भागीदारी की थी। भारतीय नौसेना द्वारा भी इसमें हुआ था। अब्रास कटलैस एक्सप्रेस हुआ था। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है जो सेशेल्स में हुआ, अमेरिकी बलों के नेतृत्व में। भारतीय नौसेना ने भी इसमें भाग लिया। फिर स्ट्रीड फास्ट डिफेंडर 24 अभ्यास, जिसमें नेटो ने जो है शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा स्ट्रीड फास्ट डिफेंडर अभ्यास 2024 को शुरू किया था। ठीक है। तो इस तरह से बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास को हम लोगों ने देख लिया। इसको आप रिवीजन करिएगा, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोगों ने पूरा इंटरनेशनल रिलेशन को एक क्लास में कंप्लीट कर लिया। ठीक है। आप जो है करंट अफेयर के लिए मेरे पे डिपेंड हो सकते हैं, मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा PT 365 का अपडेट। बाकी आप अपने स्टैटिक पार्ट को पढ़ते रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिएगा, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, मैपिंग वगैरह जो मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, कैसा लगा कंटेंट, और अपने व्यू को दे करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।